दुखी की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर तुमने शाओ शॉनर से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद शॉनर ने हमेशा तुमसे दूरी बनाए रखी। जब तुम्हें पता चला कि शॉनर की ठंडक की वजह किसी और आदमी की फिक्र है, तो तुम्हारा दिल पूरी तरह टूट गया। असल में शॉनर जो कहती थी कि अभी तैयार नहीं हूँ, उसका मतलब था कि वो अपनी पवित्रता किसी और मर्द के लिए बचाकर रखना चाहती थी। तुम्हारे साथ उसका बर्ताव किसी अजनबी से भी ज्यादा ठंडा था। आधे साल से भी ज्यादा टाइम तक तुमने पूरी कोशिश की शॉनर को खुश रखने की, पर यह सब सिर्फ एक तरफा साबित हुआ। जुआनर ने कभी कद्र ही नहीं की। आज शुआनर इतनी खुश इसलिए दिख रही थी क्योंकि लिंगिंग उसके लिए बाहर से शाओ यान की खबर लेकर आई थी। इससे पहले भी उसने लिंगिंग को भेजकर गू क्लैन की सबसे सीक्रेट डो की स्क्रोल शाओ यान को भिजवा दी थी। इतना ही नहीं, जिंदी फेन तियानलियन की पर्पल फायर भी बड़ी खुशी से भेज दी। और अब तो उसने लिंगिंग के जरिए मैसेज भी भिजवाया कि 3 महीने बाद वतान सिटी में शाओ यान से मिलेगी। पति होते हुए भी तुम्हें कभी श्वानर से कोई गिफ्ट नहीं मिला, और अब श्वानर किसी और आदमी के लिए ये शादी तोड़ने का प्लान बना रही है। ये तुमसे कैसे बर्दाश्त हो? श्वानर, हम डिवोर्स ले लेते हैं। बैम्बू हट की बालकनी पर तुम मुड़े और उस श्वानर की तरफ देखा जो अभी अभी कमरे में आई थी। चेहरे पर अब भी खुशी की चमक थी। तुमने बड़े शांत लहजे में कहा, तुमने क्या कहा? श्वानर साफ चौंक गई, आंखें उठाकर तुम्हारी तरफ देखा जैसे ठीक से सुना ना हो। मैंने कहा हम डिवोर्स ले लेते हैं। तुमने सीधी नजरों से उसे देखा, आवाज में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी। तुम असल में ब्लू स्टार से थे। एक कार एक्सीडेंट के बाद अचानक डोची कॉन्टिनेंट पहुंच गए और गू क्लान के 8 स्टार डोशेंग ब्लैक स्वलो किंग गूली के पोते बन गए। तुम श्वानर से बस 1 साल बड़े थे। दोनों बचपन के साथी कहे जा सकते थे। कुछ साल बाद क्लान हेड गू युआन ने अचानक फैसला किया कि श्वानर को वो सी मौसम में शाओ क्लान की तोरशो वाली हेल ढूंढने के लिए भेजा जाए। तुम रोकना चाहते थे, पर उस वक्त तुम बस एक छोटे बच्चे थे। क्लान में तुम्हारी कोई खास हैसियत नहीं थी। क्लान हेड का फैसला बदल नहीं सकते थे। बस देखते रह गए जब श्वानर को वैली से बाहर भेज दिया गया। उसके बाद तुमने चुपके से कसम खाई कि एक दिन श्वानर को वापस लाओगे। 10 साल में तुम्हारी पावर तेजी से बढ़ी। तुम गू क्लान के सबसे चमकते टैलेंट बन गए। यहाँ तक कि डिसाइडेड यंग क्लान हेड गू किंगयांग को भी अपनी रेपुटेशन से पीछे छोड़ दिया। कई एल्डर्स से भी ज्यादा नाम कमाया। फिर तुमने एल्डर्स काउंसिल से रिक्वेस्ट की कि क्लैन हेड की बेटी को वापस लाया जाए। साथ ही श्वानर से शादी की भी बात रखी। तुम्हारी स्टेटस, पोजीशन और टैलेंट देखकर गुयुआन भी बहुत खुश हो गए और तुरंत ही ये रिश्ता मंजूर कर लिया। श्वानर के गू क्लैन वापस आने के बाद गू युआन ने खुद तुम्हारी शादी करवाई, पर शादी के 6 महीने बाद भी श्वानर तुमसे करीब नहीं आई। टच तक करने से बचती रही, किसी अजनबी से भी ज्यादा ठंडी। 6 महीने तुमने दिल जान से उसकी अच्छाई की, पर सब बेकार गया। उसने जरा भी कदर नहीं की। आज उसकी हंसी इतनी खिली खिली इसलिए थी क्योंकि लिंग यिंग गू क्लैन के बाहर से शाओ यान की खबर लेकर आई थी। पहले भी उसने लिंग यिंग से गू क्लैन का सीक्रेट डॉकी स्क्रोल शाओ यान तक भिजवाया था। जिंदी फैन तियान लियान की पोपल फायर भी साथ भेज दी थी। इस बार तो उसने मैसेज के जरिए 3 महीने बाद वुटान सिटी में मिलने का वादा भी कर लिया। उसके पति होते हुए भी तुम्हें कभी उससे कोई गिफ्ट नहीं मिला। अब वो चोरी छुपे किसी और मर्द से मिलने का प्लान बना रही थी। अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पागलपन मत करो। हमारी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। श्वेनेर के मन में बुरा शक हुआ। चेहरा टाइट हो गया, आवाज गंभीर। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांति से उसे देखते रहे। आंखों में कोई हलचल नहीं थी। जुआनर को आखिरकार एहसास हुआ कि तुम मजाक नहीं कर रहे। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। जुआनर का चेहरा सिकुड़ गया, बार बार सिर हिलाया। हम शादी के बाद इतने अच्छे तो रहे हैं, कभी कोई झगड़ा तक नहीं हुआ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर तुम मुझसे डिवोर्स क्यों मांग रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। वो सिर्फ तुम्हें घूरे जा रही थी। क्लैन हेड की बेटी होने की वजह से, अद्भुत टैलेंट की वजह से हमेशा सबकी चहेती रही। अगर तलाक हो गया तो लोग बातें जरूर बनाएंगे। तुम्हारे दिमाग में जानी पहचानी सिस्टम की बीप सुनाई दी। जब श्वानर क्लैन छोड़कर गई थी, तुम उस वक्त बहुत टूट गए थे। तभी तुमने इमोशन अपग्रेड सिस्टम बाइंड किया था। लोगों की किस्मत वाली इमोशंस कलेक्ट करके अपनी स्किल्स अपग्रेड करते थे। इसी सिस्टम की बदौलत 10 साल में तुम इतने ऊपर पहुंच पाए। हम इतने अच्छे रहे हैं। तुमने उसके टाइट चेहरे को देखा, ठंडी सी हंसी आई। तुम्हें ना मानने का हक कहाँ से मिला? पहले श्वानर ठंडी होते हुए भी थोड़ी नरमी रखती थी, अब सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक बची थी। शादी के बाद भी दोनों अजनबी जैसे थे। मुझे हक क्यों नहीं? तुम कैसे बस ऐसे ही डिवोर्स बोल दोगे? श्वानेर उस ठंडी हंसी से गुस्से में आ गई। आवाज अचानक ऊंची हो गई। तुम तो पहले ही तुमने आखिरकार फैसला कर लिया कि उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ दोगे। बेवफाई करने वाली। श्वानर का शरीर एकदम कांप गया। श्वानर को बहुत गुस्सा आया। इमोशन वैल्यू +200। तुम बकवास कर रहे हो? मैंने कब ऐसा कुछ किया? ये तो मेरी बेइज्जती है। उसने कांपते हाथ से तुम्हारी तरफ इशारा किया, आवाज तेज थी। मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम्हारी आंखों में हल्की सी नफरत झलकी। ये सोचकर हैरानी हुई कि अभी तक मानने को तैयार नहीं। आवाज और ठंडी हो गई। अभी अभी किससे मिली थी? ऐसा मत सोचो कि किसी को पता नहीं। वो तो मेरे बड़े हैं। बचपन में गू क्लैन में जब मैं अकेली थी, तब उन्होंने मेरा ख्याल रखा। उनसे कांटेक्ट रखना क्या गलत है? श्वानर पूरे यकीन के साथ जवाब देती है, बड़ी सफाई से। लिंगिंग से कांटेक्ट रखना गलत नहीं, पर तुम मुझसे पूछवाकर जिसकी फिक्र कर रही हो वो कोई और है। तुम अपनी नजरें नीची करो। ये पुराना रिश्ता किस बात का? कैसी बकवास पुराना बॉयफ्रेंड। मैं शॉ फैमिली में जितने साल रही, उसे सिर्फ भाई माना, अपना परिवार समझा। अपने परिवार की फिक्र करना क्या गलत है? तुम्हारी आंखों में और तेज तनाव उभरा। बिना खून के रिश्ते वाला परिवार इतना कीमती है कि तुम क्लैन की सीक्रेट टेक्निक्स चुपके से भेज दो? जिंदी फैन तियानलियान की पर्पल फायर तक दे दो?
ठंडी हंसी के साथ, इतना खुबीमती है कि हर वक्त उसकी मूवमेंट पर नजर रखो। चुपके से मिलने का टाइम भी फिक्स कर लो। शायद अगली बार सोच ही रही हो कि कैसे अपने भाई की बाहों में जाना है। तुम्हारी नजरों में सिर्फ नफरत और घिन थी। जिस औरत का दिल तुम पर ना हो, चाहे कितनी भी सुंदर हो, तुम एक पल भी उसे नहीं रखोगे। तुम उस नफरत भरी नजर को देखते हुए, उस सख्त आवाज को सुनते हुए दिल में एक तेज झटका महसूस करती हो। इन 6 महीनों में तुमने हर बात में उसे ही एडजस्ट किया, ऐसे तेज लहजे में कभी बात नहीं की। अब अचानक इतनी नरमी टूटी, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। श्वानेर को घबराहट हो रही थी। इमोशन वैल्यू प्लस 100, पर इसके बावजूद मैंने कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। वो सिर झुकाकर तुमसे नजरें नहीं मिला पाती। आवाज में पहले वाली हिम्मत नहीं थी, अब थोड़ी नरम, थोड़ी कमजोर। क्या सच में? मैंने कितनी बार तुम्हें बाहर घूमने बुलाया, तुमने हर बार ट्रेनिंग का बहाना बनाकर मना कर दिया, पर तुम्हारे उस भाई का एक शब्द आते ही सबसे छुपकर मिलने चल दी। इसके बाद भी दिल में कुछ नहीं? तुम्हारे होठों पर एक हल्की, ऑलमोस्ट ग्रेसफुल सी उदासी उभरी। कोई ताना नहीं, कोई नफरत नहीं, बस बेपरवाही। श्वानेर तुम्हारी शांत नजरों को देखते हुए, शादीशुदा होते हुए दूसरे मर्दों से दूरी बनाए रखना तो बेसिक नियम है। पहले श्वानेर को गिल्ट और डर की फीलिंग हुई। इमोशन वैल्यू प्लस 200। मैं वैसी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मैं बस तुमने कभी मुझे पति ही नहीं माना। मैं कितना भी अच्छा रहूं, तुम्हारे उस पुराने भाई के आगे कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। बात आधे में ही अटक गई। सोनार खुद भी आगे बोल नहीं पाई। कुछ सच्चाइयाँ इतनी साफ होती हैं कि अंधा भी देख सकता है। तुम्हारे लिए ये शादी कभी मैटर ही नहीं करती थी। मेरी सारी अच्छाई इतनी सस्ती है कि तुम्हारे और उस पुराने भाई के रिश्ते के आगे कुछ भी नहीं। तुम्हारी आवाज बिल्कुल शांत, पहले वाली वार्मथ नहीं, जैसे किसी अजनबी की बात कर रहे हो। श्वानर के दिल में वो कभी डिवोर्स के लिए नहीं मानेंगे। इसका उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, फिर भी तुम दूसरे मर्द के लिए दिल जान लगा दो। सीक्रेट स्क्रोल, पर्पल फायर सब भेज दो। चोरी छुपे मिलने भी जाओ। अगला स्टेप क्या है? खुद को भी भेज दोगी? शादी को 6 महीने हो गए और तुम मेरे साथ नहीं आती। क्या किसी और मर्द के लिए अपनी पवित्रता बचा रही हो? तुम्हारी नजरों में फिर वही घिन उभर आई। नहीं, श्वानेर बीच में ही चिल्ला उठी। तुम्हारी उस घिन भरी नजर से टकराते हुए वो टूटने वाली थी। अपने ही पति से ऐसी बात सुनकर कौन बर्दाश्त कर पाएगा? श्वानेर बुरी तरह टूट गई। क्रिटिकल इमोशन ट्रिगर्ड। इमोशन वैल्यू प्लस 1000। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हम साथ नहीं रहे इसलिए नहीं कि मैंने किसी और के लिए खुद को बचाया। मैं बस अभी तैयार नहीं थी। सोनर जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगी। तैयार नहीं थी? कब तैयार होगी? तुम्हारी नजरों में एक झलक नफरत की आई। बकवास मत करो। श्योनर इस बात से बुरी तरह घायल हो गई, चीख उठी। तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतनी गिरी हुई औरत हूँ? वो तुम्हें सीधा देखते हुए 2 आंसू चुपचाप बह गए, आवाज में गुस्सा और दुख दोनों। शुआना को गुस्सा आया। इमोशन वैल्यू प्लस 100। शुआना वैसे भी बहुत सुंदर थी। इस वक्त आंसुओं ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया। कोई और मर्द होता तो शायद पिघल जाता, पर तुम्हारे दिल में कोई हलचल नहीं थी। चेहरा वैसे ही ठंडा रहा। नहीं तो क्या, पूरा दिल किसी और मर्द में लगा हो। फिर भी उम्मीद रखती हो कि मैं तुम्हें प्योर समझूं। बाहर वाले के साथ गलत काम किया और अब कोई कुछ बोले भी नहीं। दुनिया में ऐसा नियम कहीं नहीं होता। ये सुनकर स्वनेर का गुस्सा धीरे धीरे कम हुआ। दिल में शर्म का एहसास उठा। उसे पता था इस मामले में आखिर उसकी ही गलती है। ज्वानर को शर्म आई। इमोशन वैल्यू प्लस 100। तुमने आगे कुछ नहीं कहा, चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ज्वानर ने खुद को थोड़ा संभाला। तुमसे नजरें नहीं मिला पाई, होंठ भींच लिए। मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी। सच में तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। ज्वानर को फिर शर्म आई। इमोशन वैल्यू प्लस 100। वो सोच रही थी, जो ट्रीटमेंट मैंने अपने पति को कभी नहीं दी। तुम्हें लगता है कि उसके साथ ना सोई इसलिए मेरे साथ बेवफाई नहीं हुई। इतना ही उससे मिलना है तो जाओ उसी के पास रहो। मैं तो बस उसे परिवार मानती हूँ। तुम बात बहुत ज्यादा गंदी बना रहे हो। श्वाने शर्म और गुस्से से भर गई। आंखों में फिर आग जल उठी। मैंने जो कहा तुम कर तो सकती थी, अब डर किस बात का? बोलने से डर लगता है? तुमने उल्टा सवाल पूछा, जिससे श्वाने चुप हो गई। क्यों? मेरी बात सही निकल गई? घबरा गई? तुमने उसकी हैरानी को देखकर और ताना मारा। ज्वानर ने सिर झुका लिया। दिल में डर और शर्म दोनों थे। ज्वानर को डर और शर्म हुई। इमोशन वैल्यू प्लस 100 मानता हूँ। पहले तुम्हें बहुत पसंद करती थी, तुम्हारे लिए खुद को भी भूल गई थी। हमेशा सोचती थी जो सबसे अच्छा है वो तुम्हें दूं। तुम जो मांगो वो कभी मना नहीं किया, पर तुमने इसे हमेशा नॉर्मल समझा। मुझे लगा वक्त के साथ तुम्हारा दिल मुझ पर आ जाएगा। अब समझ आया कि तुम्हारे दिल में हमेशा कोई और था। जब दिल यहाँ नहीं, इंसान भी करीब नहीं आता, तो तुम्हें मेरी अच्छाई पाने का कोई हक नहीं। तुम्हारी नजरें ठंडी, आवाज बर्फ जैसी सख्त। स्वाने शर्म से एक शब्द भी नहीं बोल पाई। ज्वानर को बहुत ज्यादा शर्म आई। इमोशन वैल्यू प्लस 300। तुमने मुझे अपने पति की जगह कहाँ रखा? हम शादीशुदा हैं, फिर भी तुम अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाती। आवाज भारी, थोड़ी उदासी लिए। ज्वानर ने तुम्हारा ठंडा चेहरा देखा। एक्सप्लेन करना चाहा, पर कहाँ से शुरू करे समझ नहीं आया। सच तो यही है, जो तुमने कहा वो सही है। वो शादीशुदा है तो उसे दूसरे मर्दों से दूरी बनानी चाहिए थी, पर वो बहुत जिद्दी थी। कभी अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, चलो डिवोर्स करते हैं। तुम खुद को मुझे नहीं दे सकती, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। तुमने शांति से उसे देखा। आंखों में कोई हलचल नहीं। मैं शुआने ने मुंह खोला। लगभग कह ही दिया, मैं खुद को तुम्हें दे सकती हूँ, पर बात होठों तक आकर रुक गई। क्या मैं इतनी भी ट्रस्ट के लायक नहीं? तुम्हारा साफ फैसला देखकर श्वानर का चेहरा पीला पड़ गया।
दिल में तेज दर्द हुआ। श्वानर को दुख, दर्द और शर्म हुई। इमोशन वैल्यू प्लस 300। तुम्हारे पास कौन सी बात है जो मुझे ट्रस्ट हो? तुमने उल्टा पूछा। श्वानर का दिमाग खाली हो गया, कोई पूरी बात नहीं निकाल पाई। ठीक है, अच्छा है, अलग हो जाना। आपस में शर्मिंदगी की जरूरत नहीं। आज रात ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हारा उससे और उलझने का मन नहीं था? ये कहकर सीढ़ियों की तरफ चल दिए। यहाँ शादी के बाद भी उसने अपने घर में रहना चाहा था। तुमने बिना कुछ कहे मान लिया था। अब जब बात इस हद तक बिगड़ गई तो तुम्हारे पास ठहरने का कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं, तुम मेरे पति हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। श्वानर को आखिरकार सिचुएशन की गंभीरता समझ आई। तेजी से मुड़ी आवाज में हड़बड़ाहट थी। अच्छा, नहीं जाने देना है तो मैं पूछता हूँ, आज रात मेरे साथ सो सकती हो? तुमने भौहें सिकोड़ी, आंखों में साफ नफरत उतर आई। एक एक शब्द चुपता हुआ पूछा। मैं। श्वानर का चेहरा एकदम वाइट पड़ गया। ये बात उसने सोची तो कई बार थी, पर आखिर वक्त पर वो तैयार नहीं हो पाई। ठीक है, कल सुबह मैं खुद जाकर क्लैन हेड से बात कर लूंगा। इस बार तुम बिल्कुल पक्का इरादे से गए। पीछे श्वानर कितना भी रोके, तुम्हारे कदम एक पल भी नहीं रुके। रात का अंधेरा धरती पर फैल गया। ठंडी मूनलाइट आसमान से बरस रही थी। दूर तक फैले पहाड़ रेंज पर हल्की सी सिल्वर डस्ट की चमक थी। बीच में गुफाओं में झुंड में बैठे पहाड़ एंशियंट बीस्ट्स जैसे लग रहे थे। मूनलाइट में उनकी डीप एंटिक्विटी झलक रही थी। तुम अकेले गुफाओं से दूर एक चोटी पर खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा, बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह। अब से तुम्हें उसे खुश करने में सारी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। तुमने गहरी सांस ली। दिल में एक हल्केपन का एहसास था। इस चोटी पर तुम्हारा शादी से पहले वाला घर था। हिसाब लगाओ तो करीब आधे साल से यहाँ नहीं आए थे। घर की तरफ चलते हुए दिमाग में आगे के प्लान्स बनने लगे। ये डॉ की कॉन्टिनेंट है, जहाँ लाखों लोग पूरी जिंदगी बस एक ही चीज चाहते हैं, एक लेजेंडरी डॉडी बनना। तुम भी अलग नहीं हो। 10 साल पहले इमोशन अपग्रेड सिस्टम एक्टिवेट करने के बाद ही तुम एक नॉर्मल इंसान से गूक्लैन के टॉप टैलेंट बन पाए। सिस्टम का काम बहुत सिंपल है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। किस्मत वाले लोगों में इमोशंस जगाकर उनके इमोशन वैल्यूज कलेक्ट करना और उनसे अपनी सारी स्किल्स अपग्रेड करना। इस कॉन्टिनेंट पर लगभग सारे हाई फॉर्च्यून लोग शाओ यन के अराउंड हैं। भावी यन एम्परर होने के नाते उसकी किस्मत सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसके अलावा भी कई हाई फॉर्च्यून लोग, साथ ही गू क्लैन में भी कई अच्छे फॉर्च्यून वाले क्लैन मेंबर्स हैं। इन्हीं की वजह से तुम्हारी पावर लगातार बढ़ती गई। पर फॉर्च्यून लेवल अलग अलग होने से हर बार इमोशन ट्रिगर करने पर मिलने वाली वैल्यू में बहुत फर्क आता है। किसी नॉर्मल इंसान को स्टिमुलेट करने पर शायद सिर्फ 0.105 वैल्यू मिले, पर श्वानर जैसे हाई फॉर्च्यून इंसान को स्टिमुलेट करने पर एक बार में हंड्रेड्स मिल सकते हैं। ज्यादा वैल्यू इकट्ठा करने के लिए तुम्हें कॉन्टिनेंट के फॉर्च्यून होल्डर्स को एक जगह इकट्ठा करना होगा। इमोशन वैल्यू 4000। अगले पल एक पैनल तुम्हारी आंखों के सामने उभरा, सिर्फ तुम देख सकते थे। तुम्हें याद है श्वानर के डिवोर्स मांगने से पहले इमोशन वैल्यू सिर्फ 2000 के आसपास थी, अभी सीधे 4000 पहुंच गई। इतना कलेक्ट हुआ है तो अब एट्रीब्यूट्स अपग्रेड करने चाहिए। सोचते ही एट्रीब्यूट पैनल तुरंत सिस्टम कल्टीवेशन 7 स्टार डोजोंग टैलेंट 101 लेवल 9010 सितारा डोडी माना जाता है। ब्लड लाइन बॉडी लेवल 78 7th टीयर लेट स्टेज डिवाइन ब्लड लाइन बीस्ट बॉडी के बराबर। सोल रेलम अर्ली स्टेज। टेक्निक ग्रेट फ्लेम हार्ट सूत्र। हेवन ग्रेड इनिशियल लेवल। कॉम्बैट स्किल यानशिक एज अर्थ ग्रेड हाई लेवल। एलिक्सिर रीजीडी अर्थ ग्रेड मिडिल लेवल। फॉर्मेशन स्काई स्टार फॉर्मेशन अर्थ ग्रेड हाई लेवल। बॉडी टेक्निक कॉम्बैट टेक्निक। एल्केमी स्किल 6th ग्रेड। पैनल सारी डिटेल्स साफ दिखाता है। अब ये सब तुम्हें रट चुका है। सिस्टम एल्केमी स्किल अपग्रेड करो। तुमने दिल में ऑर्डर दिया। होस्ट करंट एल्केमी लेवल 6th ग्रेड 7th ग्रेड अपग्रेड के लिए 3999 इमोशन वैल्यू चाहिए। अपग्रेड शुरू। भारी मात्रा में इंफॉर्मेशन तुरंत। एल्केमी का फील्ड बहुत प्रोफाउंड है। सिस्टम ने जो इंजेक्ट किया वो सिर्फ बर्फ की चोटी का एक टुकड़ा है। तुमने धीरे धीरे दिमाग में आए नॉलेज को समझा, धीरे धीरे उसमें डूबते गए। तुम्हें अच्छे से पता है टॉप अल्केमिस्ट बनना कितना मुश्किल है, पर जब तक सिस्टम साथ है आगे चलकर तुम पूरे कॉन्टिनेंट को हिलाने वाली शख्सियत बन सकते हो। पूरा ध्यान पैनल पर होने की वजह से, अपने ही घर की चोटी पर होने की वजह से तुम्हें बाहर की हलचल का पता ही नहीं चला। थोड़ी दूर पर एक खूबसूरत गू क्लैन की लड़की चुपचाप खड़ी होकर तुम्हारी तरफ देख रही थी। लड़की का नाम था गू यून्यू। गू क्लैन की यंग जनरेशन में उसका पावर लेवल काफी अच्छा है, खूबसूरत भी है, एबिलिटी भी अच्छी। उसके पीछे कई एडमायर्स भी हैं। वो श्वानर से कम नहीं थी। वो कब से सीक्रेटली तो पसंद करती थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि क्लैन हेड से तुम्हारी पहली रिक्वेस्ट ही श्वानर से शादी की होगी। कई रातें उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो श्वानर से कहाँ कम है। श्वानर बचपन में ही क्लैन छोड़ गई थी, वही तो तुम्हारे साथ बड़ी हुई थी। क्या इतने साल का साथ एक जल्दी क्लैन छोड़ने वाली लड़की से कम पड़ गया? तुमने श्वानर से शादी कर भी ली, फिर भी वो हर रात यहाँ आकर उस घर की तरफ देखते हुए खोई रहती। तुम इतने चमकीले हो कि वो कभी भूल नहीं पाई। कुछ दिनों बाद तुम्हें फिर देखने पर लगा जैसे तुम्हारी पावर और बढ़ गई है। उसे तुम्हारा फ्यूचर समझ ही नहीं आ रहा। तुम रात के वक्त सिस्टम पैनल देख रहे थे। वो विंडो के पास छुपकर चुपचाप तुम्हें देख रही थी। इतने में देखते देखते उसका चेहरा लाल हो गया, सांसें भी बेतरतीब हो गई। तुम्हें बहुत जल्दी थोड़ी दूर की उस ची की हलचल का एहसास हुआ। कौन है? तुमने सावधानी से आंखें उठाईं। सामने बचपन की दोस्त गू यूनियू खड़ी थी।
ये देखकर उसका दिल एक पल के लिए धड़क गया। डर था कि तुम्हें पता चल जाएगा कि वो इन दिनों चुपके चुपके तुम्हें देखती रही है। गु यूनियो को घबराहट हुई। इमोशन वैल्यू +3। घबराहट में उसने पहले ही चुप्पी तोड़ दी, बात छुपाने की कोशिश में। गूफे भाई, आप श्वेनर के पास क्यों नहीं हैं? उन्हें कंपनी क्यों नहीं दी? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पर तुम्हें देखकर लगा जैसे तुम पूरी तरह बदल गए हो। आंखें उस साफ पानी की तरह शांत। पहले जब भी श्वानर का नाम सुनते थे तो तुम्हारी आंखों में हमेशा नरमी और स्माइल आ जाती थी। अब जैसे किसी अजनबी का नाम सुना हो, कोई हलचल नहीं, कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं? गु यूनियो के दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई। कुछ समझते हुए बेसाख्ता पूछ बैठी, हाँ अब कभी जरूरत नहीं होगी। तुमने उसकी आंखों में देखा, मैं और श्वानर डिवोर्स की तैयारी कर रहे हैं। उसकी आंखों में तुरंत एक जानी पहचानी इमोशन उभर आई। गु यूनियो को खुशी की इमोशन हुई। इमोशन वैल्यू। तभी सिस्टम का बीप सुनाई दिया। उसका लाल चेहरा देखकर तुम्हें कुछ कुछ समझ आ गया। ये लड़की शायद, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगी। तुम और गु यूनियो दोनों ही उस आवाज की तरफ मुड़े। श्वानेर उसी वक्त वहां पहुंची। गुस्से से भरा चेहरा, नजरें गु यूनियो पर टिकी हुई। श्वानेर को गुस्सा आया। इमोशन वैल्यू +100। गु यूनियो बेसाख्ता एक कदम पीछे हट गई, बेबसी से तुम्हारी तरफ देखा। उसकी ये मदद मांगती नजर देखकर श्वानेर आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि तुम्हारी ठंडी आवाज ने रोक दिया। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारी नजरों में निराशा और गुस्सा साफ था। दिल में कोई और है, फिर भी मुझे परेशान करने आई हो? शुआने ने शर्म से नीचा होंठ काटा, चेहरे पर घबराहट थी। उससे इनकार तो नहीं कर सकती थी, पर तुम्हारा गु यूनियो के साथ खड़ा होना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और तुम इनके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नहीं आती तो क्या तुम इससे शादी कर लेते? उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अपनी ही इमेजिनेशन से परेशान होकर पूरी तरह अनहैप्पी हो गई। भले उसका दिल शाओयान के लिए भी हो, फिर भी वो तुम्हें गु यूनियो की तरफ ध्यान देने नहीं देगी। जोआनर को गुस्सा आया। इमोशन वैल्यू +100। उसने तुम्हें घूरा, सीधी बात कह दी, क्या मुझसे डिवोर्स लेना ही गु यूनियो के लिए तो नहीं? तुमने निराशा से उसे देखा। बेसाख्ता एक सांस भरी। वो अब भी उतनी ही सुंदर थी, पर अब वो बचपन वाली छोटी लड़की नहीं रही जो हमेशा पीछे पीछे चलती थी। श्वानर, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं और गु यूनियो साथ बड़े हुए हैं। एल्डर ब्रदर की तरह उसका ख्याल रखना कोई अजीब बात नहीं। मैं डिवोर्स क्यों चाहता हूँ तुम्हें सबसे अच्छे से पता है। उसकी आंखें लाल हो गई, फिर भी जिद्दी होकर तुम्हारी नजरों से नजरें मिलाए रखी। वो दिलचस्प थी। उसे बहुत पहले ही समझ आ गया था कि गु यूनियो तुम्हें पसंद करती है। पहले जब तुम बाकी लड़कियों से दूरी बनाकर रखते थे तो कोई बात नहीं थी, पर अब तुम उसके पति हो, चाहे वो तुमसे प्यार ना करे, फिर भी किसी और लड़की को तुम्हारे करीब आते नहीं देखेगी। तुम सच में डिवोर्स लेना चाहते हो? नहीं तो इस टोपी को पहनकर देखते रहो कि तुम मेरी दी हुई चीजें उसे दे रही हो। श्वानर की नजरें बचती रहीं, फिर भी गु यूनियो के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। तुम्हें धीरे धीरे एक गैस हो रहा था। तुम्हारे भारी लहजे से उसे कुछ वजह समझ आने लगी। क्या श्वानी के दिल में पहले से ही कोई और मर्द है? तुम्हारा अब आगे बात करने का मन नहीं था। भौएं हल्की सी सिकोड़ी, दूर के अंधेरे आसमान की तरफ देखा। रात बहुत हो गई, तुम दोनों जाओ, मुझे रेस्ट करनी है। श्वानर की आंखों में अविश्वास साफ था। तुम सच में उसे अकेला छोड़कर जा रहे थे, पर तुम्हारा रिजॉल्व फर्म था। उसे मजबूरन गु यूनियो के साथ पहाड़ से नीचे जाना पड़ा। घर लौटकर तुमने ज्यादा नहीं सोचा, सिस्टम पैनल देखकर मेडिटेशन में बैठ गए। पूरी रात वैसे ही बीत गई। अगले दिन सुबह सुबह तुम सीधे गु क्लैन के डीप हॉल की तरफ चल पड़े। पूरी रात नींद नहीं आई। श्वानर की बात पर तुमने आधा फैसला ले लिया था। 6 महीने का साथ भी उसका दिल पिघला नहीं पाया। अच्छा है, छोड़ ही दो। तुम हॉल में वेट कर रहे थे। तुमने कड़वी सी हंसी दी। फिर रात मिली इमोशन वैल्यू याद आते ही चेहरे पर थोड़ा सुकून आया। हॉल में थोड़ी देर वेट करने के बाद एक शख्स चुपचाप मेन सीट पर आ बैठा। वो शख्स करीब 40 साल का लगता था। सिंपल लिनन कपड़े पहने, चेहरे पर हल्की स्माइल, बिल्कुल आम इंसान जैसा दिखता था। यही थे गु क्लैन हेड गु युन। उनकी नजरों में हल्का प्यार था, तुम्हारी तरफ देखते हुए। क्लैन हेड होने के नाते यंग जनरेशन के इस नेता की पावर से वो बहुत सेटिस्फाइड थे। जुआनेर के पिता होने के नाते सन इन लॉ की छवि भी हमेशा अच्छी रही। फिर भी तुम्हें एक इनविजिबल प्रेशर महसूस हुई। आखिर सामने खड़े शख्स तुम्हारे ग्रैंडफादर से भी कई गुना स्ट्रॉन्ग थे। 9 स्टार डोशेंग लेट स्टेज कल्टिवेशन। इस डोडी ना दिखने वाले एरा में ये पीक लेवल है। इस बार आने की वजह? गुयुआन को पता नहीं था कि पिछली रात तुमने श्वैनर को पहाड़ से नीचे भगा दिया था। श्वैनर को भी पता था कि ये बात फैलने से उसे शर्मिंदगी होगी, इसलिए खुद भी छुपा कर रखा। उसका रिएक्ट देखकर तुम्हें समझ आया कि उसे अभी पता नहीं। गु युआन डायरेक्टली बात कहना चाहते थे, पर फिर सोचा आखिर श्वानेर उनकी अपनी बेटी है। क्लैन हेड होने के नाते खुलेआम पक्ष तो नहीं ले सकते थे। फिर भी दिल में हल्का सा झुकाव तो था ही। मैं और उसके बीच सब अच्छा है, तुमने रुककर कहा, उसका किया याद करते हुए। अब भले पीछे छोड़ चुके हो, फिर भी आवाज में हल्की कड़वाहट थी। शायद मैं काफी अच्छा नहीं था, उसके दिल में मेरी जगह ही नहीं थी, या फिर हमारा नसीब साथ ना था। मैं शायद उसके लायक नहीं। तुमने बात रोककर उन गुयुआन की तरफ देखा जो अब तक चुप थे। हम डिवोर्स लेंगे। गुयुआन को हैरानी हुई। इमोशन वैल्यू। हॉल में सन्नाटा छा गया। गुयुआन ने हैरानी अच्छे से छुपाई, नजरें नीची करके हॉल में तुम्हें देखा। पहले तुम खुद उसके पास आए थे, जिद करके शादी की रिक्वेस्ट की थी। तुम यंग जनरेशन के सबसे टैलेंटेड हो, वो भी तुम्हें उसने ही पाला था, इसलिए उसने खुशी से मान लिया। फिर शादी को अभी 6 महीने ही हुए, इतनी जल्दी क्यों ये सब बदल गया? फिर उनके दिल में गुस्सा भी उठा। अगर श्वानर डिवोर्स करती है तो उसकी रेपुटेशन पर भी बुरा असर पड़ेगा। तुमने उनके चेहरे को ध्यान से ऑब्जर्व किया। तुरंत सिस्टम का मैसेज आया।
गुयुआन को गुस्सा आया। इमोशन वैल्यू, तुम्हें अंदाजा हो गया ये अपनी बेटी के लिए खड़े होंगे। आगे कुछ सवाल जवाब होंगे, शब्द थोड़े और नरमी से चुनने पड़ेंगे। गुयुआन की भौहें धीरे धीरे सख्त होने लगी। उनके शरीर से एक हल्का सा प्रेशर निकला, जानबूझकर नहीं, बस बेसाख्ता। जैसे ही वो सवाल पूछने वाले थे, एक लड़की की आवाज़ पहले ही अंदर आ गई। मैं गूफी से डिवोर्स नहीं लूंगी। बात पूरी होते ही रात भर सोई ना हुई श्वानर अपना दामन उठाए भागती हुई अंदर आई। श्वानर को हलचल हुई। इमोशन इमोशन वैल्यू प्लस। तुमने आंखें हल्की सी नीची की, होठों पर स्माइल दबाई। इमोशन देने वाली खुद ही आ गई। वो युवान ने उसे इतनी घबराई हुई देखकर प्यार और मजबूरी में हल्की सी आवाज़ निकाली, उसे बैठने का इशारा किया। श्वानेर थोड़ा सोचकर तुम्हारे सामने वाली सीट पर बैठी। वो तुम्हारे करीब बैठना चाहती थी, पर अब तुम उसे बिल्कुल भाव नहीं देते। वो शर्मिंदगी नहीं चाहती थी। उसके बैठते ही ग्यूवान हल्के से उठे, चेहरे पर सख्ती थी। गू फेस सुबह सुबह मेरे पास आया था। श्वानर, तुम पापा को बताओ आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या है। उनकी चिंता देखकर श्वानर का चेहरा शर्म से झुक गया। तुमने बेबसी से हल्की सी सांस भरी, जितना हो सके नरमी से डिवोर्स की वजह बताई। मैं और श्वानर शादी को 6 महीने हुए। मैं उम्मीद कर रहा था कि आपस में समझ बढ़ेगी, पर हमारे बीच कभी हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता ही नहीं रहा। ये सिंपल सी बात सुनकर गु युआन वहीं रुक गए। उन्हें पहले ही अंदाजा था कि श्वानर शायद तुरंत तुम्हें पसंद नहीं करेगी, पर यह नहीं सोचा था कि 6 महीने बाद भी दोनों के बीच शादी वाला रिश्ता नहीं बन। वो पोते पोतियों की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो सब अब खत्म। तुम्हारी बात अधूरी देखकर उन्होंने सिर झुका दिया, निराश होकर। तुमने आगे कहा, अगर सिर्फ ये बात होती तो मैं डिवोर्स नहीं मांगता। क्या क्लैन हेड को शॉ फैमिली याद है? श्वानर का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि पिता को ये सब पता चल जाए, वो उसे घर में बंद कर देंगे, दोबारा शाओयान से मिलने ही नहीं देंगे। और ये डर भी था कि उसका पिता उसका सोच काटने के लिए शाओयान पर हमला न करवा दे। श्वानर को टेंशन हुई। इमोशन वैल्यू प्लस। हाँ, याद है, वही शाओ फैमिली जहां मैंने श्वाने को पहले भेजा था। गुयुआन को कुछ समझ नहीं आया, अंदाजा नहीं था तुम क्या कहना चाहते हो। शाओ फैमिली के क्लैन हेड के बेटे शाओयान उस समय वुतन सिटी के मशहूर टैलेंट थे, और श्वानेर के साथ शायद बस दोस्ती ही थी। बस वो मुझसे नाराजगी के डर से चोरी छुपे उनसे मिलती रही। श्वानर को शर्म आई। इमोशन वैल्यू प्लस 100। श्वानर सिर झुकाए सुनती रही, जैसे तुम बड़े नरम लहजे में सारी बात पिता को बता रहे थे। कोई सफाई नहीं दी, बस चेहरा लाल पड़ता गया। गु युआन को गुस्सा आया। इमोशन वैल्यू प्लस। पूरी बात सुनकर गु युआन के दिल में बेटी पर गुस्सा भी था, दुख भी। फिर भी तुम्हारी फीलिंग्स समझ पा रहे थे। अगर कोई मर्द अपनी पत्नी को ऐसा करते देखे तो उसे भी गुस्सा आएगा, डिवोर्स भी सोचेगा, पर गलती करने वाली आखिर उनकी अपनी बेटी थी। दिल में तरस भी आया, अंदर ही अंदर एक आग भरी। तुम्हारे लिए बुरा हुआ श्वानेर, तुमने ये कैसे किया? वो शाओ फैमिली वाला लड़का तुम्हारे पति से कहाँ बेहतर है जो तुमने ऐसा किया? तुमने मुझे बहुत निराश किया। पिता की डांट ने उसका सिर और नीचे कर दिया, शर्म से भरी हुई। पर गु युआन का लहजा अचानक बदल गया। उसे भी अपनी गलती समझ आ गई होगी। क्यों ना तुम वापस जाकर कुछ दिन सोच लो। आखिर इतना अच्छा सन इन लॉ, इतना ताकतवर, इतनी अच्छी नीयत। वो अपनी बेटी के लिए ज्यादा सोचना चाहते थे। 1 महीने बाद अगर तुम फिर भी यही चाहोगे तो मैं डिवोर्स की परमिशन दे दूंगा। 1 महीना? तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी एक्सप्रेशन आई, ये सोचकर कि डोकी कॉन्टिनेंट में आकर भी डिवोर्स कूलिंग पीरियड जैसी चीज मिलेगी। तुम बिल्कुल ये बेतुकी रिक्वेस्ट नहीं मानना चाहते थे। सिर्फ 1 महीना ही, क्या इससे उसकी हरकतें माफ हो जाएंगी? पर अभी तुम्हारी पावर इतनी नहीं थी कि गुयुआन को चैलेंज कर सको। क्लैन के अंदर मन मर्जी करने लायक नहीं थे। मजबूरन सिर झुका दिया। क्लैन हेड, जैसा आप कहें। गुयुआन क्लैन के मास्टर हैं, उनकी बात फाइनल है। उन्होंने डिवोर्स रोकने का फैसला कर दिया, तुम्हें फिलहाल मान लेना पड़ा। आगे क्या होगा कौन कह सकता है। तुम खड़े होकर गुयुआन के सामने आदर से झुके, तुरंत वहां से चल दिए। शुरू से आखिर तक तुमने श्वानर को एक भी एक्स्ट्रा नजर नहीं दी। जुआनिर और गुयुआन दोनों ने ये देख लिया। जुआनिर के दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। तुम पहले उसके लिए इतने डीप फीलिंग्स रखते थे, अब इतना क्यों बदल गए? वो नाराजगी से होंठ काटती रही। तुम्हें जाते देख युवान ने गहरी सांस ली। बेटी बिगड़ी हुई, जिद्दी, शादी के बाद भी बाहर वाले मर्द से रिश्ता बनाए रखा। आखिर ये सब उसकी अपनी ओवर केयरिंग की वजह से हुआ। सोनर की सूरत उनकी लेट वाइफ से बहुत मिलती थी, इसलिए हर बार उसे और छूट दे दी। पहले जैसी प्यारी बेटी अब इतनी बेनियम हरकतें कर रही है। गुयुआन को खुद नहीं पता था कि उनका ये तरीका सही था या गलत। पहले जब उन्होंने तुम्हारी रिक्वेस्ट सुनी थी, उसे टालने का इरादा तो यही था कि श्वानर के लिए तुम्हारे फीलिंग्स कम हो जाए। कहीं ना कहीं ये सब इसी लड़की की नादानी का नतीजा था। श्वानर, तुम्हें अपनी गलती समझ आई? शादी के बाद तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। फिर से बाहर वाले मर्द से मिलना कहाँ की समझदारी है? वो किस बात में उस शाओ यान से कम है? एक बेकार इंसान ने क्या पसंद कर लिया? गु युआन ने पहले ही शाओ फैमिली पर जासूस भेजे थे। उन्हें पता था कि तुम्हारा टैलेंट वाला बहाना बस झूठ था। शाओ फैमिली का शाओ यान वाकई एक बेकार इंसान था। इतने टैलेंटेड इंसान को छोड़कर एक बेकार पर दिल आ गया। गु युआन का लहजा सख्त नहीं था, बस एक आम पिता की तरह समझाने वाला। उन्हें लगा उन्होंने काफी नरमी से बात कही है, पर जुआनर पूरी तरह से नाराज थी। जरा भी अपनी गलती नहीं मान रही थी। पापा, आप उन्हें ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये सारा बड़ा इशू तो वो खुद बना रहे हैं। गु युआन ने उसे घूर कर देखा, फिर उसकी लाल आंखें देखकर दिल पिघल गया। मजबूरन बात यहीं रोकी। उन्होंने हाथ हिलाकर श्वानर को जाने का इशारा किया। खुद सोचा कि गोली से बात करके क्या तुम सच में श्वानर से डिवोर्स लेना चाहते हो?
श्वानर पीछे मुड़कर चली गई। गुयुआन कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर उठकर हॉल से बाहर गए। उन्होंने सोचा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर गूली से बात करेंगे दोनों बच्चों के रिश्ते पर। गुयुआन को उम्मीद थी कि गूली तुम्हें समझा सकते हैं। तुम हमेशा अपने ग्रैंडफादर का बहुत आदर करते हो, शायद अभी भी बात बदल सकती है। दूसरी तरफ तुम्हारे और स्वानेर के क्लैन हेड से मिलने की बात गू क्लैन में तेजी से फैलने लगी। कल रात तुमने गू यून्यू को भी पहाड़ से भगाया था, आज सुबह उसने भी जानबूझकर कुछ इशारे कर दिए। इससे क्लैन में अफवाहें और भी बढ़ गईं। अब क्लैन में काफी लोगों को पता चल गया कि तुम और श्वानेर सबसे टॉप टैलेंट थे। दोनों की शादी वैसे भी सबका ध्यान खींचने वाली बात थी, अब 6 महीने में ही रिफ्ट पड़ गई तो चर्चा और बढ़ी। तुम हॉल से निकलकर घर की तरफ जा रहे थे। तुम्हारी पावर इतनी थी कि तुम्हें साफ पता चल रहा था कि लोग तुम्हारी तरफ देखकर धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। कई नजरें तुम पर टिकी हुई, और तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वैसे ही घर की तरफ चलते रहे। लगता है बात फैल चुकी है। तुमने सिर हिलाया। इसका कोई असर तुम पर नहीं पड़ने वाला। पहले जो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते थे, अब सब दूर खड़े कोने में फुसफुसा रहे थे। कभी कभी उत्साह या ईर्ष्या भरी नजरों से देखते। तुम इन नजरों को एंजॉय करते थे। सही कहें तो इमोशन वैल्यू प्लस। एक गुयाओ नाम के इंसान को गुस्सा आया। इमोशन वैल्यू प्लस। भले यहाँ कोई गर्भवती बच्ची की इमोशन जैसी बड़ी बात नहीं थी, बस छोटे मोटे इमोशंस ही थे। पर मच्छर छोटा भी हो तो वो भी मांस ही है। तुम इन्हें भी छोड़ते नहीं। और सबसे आखिर वाली गुयाओ की गुस्से वाली इमोशन ने तुम्हारा ध्यान खींचा। भीड़ में खड़े गुयाओ नाम के इस मर्द की आंखों में गुस्सा उठा। ये गुस्सा तुम्हारी वजह से नहीं था, तुम पर टारगेट नहीं था। गुयाओ भी पहले शुआनर को पसंद करता था। आखिर वो पूरे क्लैन की यंग जनरेशन की गॉडेस जैसी थी। ये नॉर्मल बात थी। पर शुआनर वापस आकर तुमसे शादी करने के बाद गुयाओ ने खुद ही उसे छोड़ दिया। खुद को एक ऑनरेबल इंसान माना जो किसी और की पत्नी को नहीं छीन। पर वो शाओयान नाम का बेकार इंसान आखिर कहाँ से आ गया? गुयाओ इतना गुस्से में क्यों था? उसे शाओयान की खबर कहाँ से मिली? असल में आज सुबह ही उसने श्वानर को लाने गई गूलिंग से सुना कि तुम्हारे और श्वानर के बीच के इस झगड़े की जड़ शायद वो नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट वाला शाओयान नाम का बेकार इंसान है। शाओयान एक मर्द है, श्वानर उसके लिए इतनी हद तक चली गई। इसका मतलब है श्वानर का दिल शाओयान में है। गुयाओ बहुत स्मार्ट था, बस गूलिंग के एक इशारे से सारी बात समझ गया। वो पहले श्वानर को इसलिए छोड़ पाया था क्योंकि तुम इतने काबिल थे, श्वानर के लायक थे। और शाओयान जैसा एक बेकार इंसान इसका हकदार कैसे बन सकता है? इस बात से गुयाओ का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाया। शाओयान के लिए मर्डरस इरादे उठने लगे। बिल्कुल मरने लायक है। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। तुम खिड़की के पास से गुजरे, ये सोचकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। इतना अच्छा इंसान ज्वानेर के दिल में, उसकी कीमत उस बेकार इंसान से भी कम है। ये सोचकर गुयाओ ने पक्का फैसला कर लिया कि उस शाओयान को खत्म करना ही होगा। ये सोच आते ही उसने तुरंत फैसला ले लिया, अभी हाथ आजमाना है। गुयाओ हमेशा से ही सीधे एक्शन लेने वाला इंसान था। अब शाओयान उसकी तलवार की नोक पर आ गया था। बस एक बेकार इंसान है, मारा तो मारा, ये रैंडम हत्या नहीं। आखिर शाओयान ने उसे वो कीमत छू ली जिसके लायक वो कभी नहीं होगा। अगर क्लैन हेड ने श्वानर को उस गरीब जगह ना भेजा होता, वो बेकार इंसान पूरी जिंदगी में कभी श्वानर को देख भी नहीं पाता। गुयाओ ने जल्दी से फैसला किया, तुरंत पत्नी को छोड़कर नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ निकल पड़ा। उसकी पत्नी हैरानी से देखती है, पर गुयाओ की आंखों में गहरी कॉन्सेंट्रेटेड मर्डरस इंटेंट थी। शाओयान को ढूंढो, उस बेकार इंसान को हटा दो। उसकी पत्नी उसके तेज प्रेशर और उस अंधेरी नजर से डर गई, सिर झुकाकर आदेश मान लिया। इस तरफ शाओयान के लिए किलर भेजे जा चुके थे। दूसरी तरफ तुम अपने घर लौट आए थे। अंदर बैठकर थोड़ा रेस्ट करते हुए तुमने डिसाइड किया कि एक 7th ग्रेड एलिक्सर बनाओगे। 7th ग्रेड एलिक्सर अगर बाजार में ऑप्शन में डाल दी जाए तो अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। आजकल बाजार में 7th ग्रेड एलिक्सर होकर भी कोई मिलता नहीं। एक भी एलिक्सर बहुत हलचल मचा सकती है। पहले इस सिस्टम ने तुम्हारी एल्केमी को लेवल 7 तक अपग्रेड कर दी थी। तुम्हें कई 7th ग्रेड फार्मूलाज भी मिल गए थे। पिछली रात नींद न आने की वजह सिर्फ कुंदर वाला मसला नहीं था, ज्यादातर सोच इसी एलिक्सर के बारे में थी। अब जब फार्मूला हाथ लग गया है तो ट्राई करना जरूरी है। इस बार तुम एक टीआई डैम बनाना चाहते थे जो डूजोंग लेवल कल्टीवेशन बढ़ाती है। ये एलिक्सर बाजार में मिलती नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेने पर फाउंडेशन अनस्टेबल नहीं होती। सच में डूजोंग स्ट्रॉन्ग इंसान को एक स्टार कल्टीवेशन आगे बढ़ा देती है। इतनी इफेक्टिव 7th ग्रेड एलिक्सर बनाना सीनियर अल्केमिस्ट के लिए भी बहुत टाइम लेता है, और बनाते वक्त फेल होने के चांसेस भी होते हैं। तुम सिस्टम का दिया हुआ फॉर्मूला दिल में याद करते हुए धीरे से बुदबुदाए। समय काटने का ही तरीका है। जिस एलिक्सर को नॉर्मल 7th ग्रेड अल्केमिस्ट हफ्तों महीने तैयार करने में लगाते हैं, तुम्हारे लिए वो ज्यादातर समय काटने का जरिया था। ठीक है, डिवोर्स का कूलिंग पीरियड भी 1 महीना है। शायद एलिक्सर तैयार होते होते वो डेडलाइन भी आ जाए। सब तैयार करके तुमने अपने घर के बाहर एक बैरियर लगा दिया ताकि एल्केमी के क्रिटिकल मोमेंट पर कोई डिस्टर्ब ना कर सके, वरना इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती। पहाड़ पर तुम खिड़की के पास ध्यान में बैठे थे। सामने छोटा सा एलिक्सर कॉल्डन हल्की चमक बिखेर रहा था। एक हल्की, लगभग न दिखने वाली मेडिसिन की खुशबू कमरे में फैली हुई थी। आधे महीने बाद अचानक तुम्हारी आंखें खुली। तुम्हारी चोटी के ऊपर आसमान पूरी तरह बदल चुका था।
पहाड़ के बाहर आसमान साफ, तेज धूप और पहाड़ के ऊपर काले बादल घूम रहे थे। बादलों के बीच मोटी मोटी एलेक्सर लाइटनिंग तेजी से गड़गड़ा रही थी। देखकर डर लगता था। बादलों में बिजली तेजी से इकट्ठा होकर सीधे नीचे चोटी पर स्थित घर पर गिरने वाली थी। तेज आवाज और शॉकवेव ने आसपास के कई क्लैन मेंबर्स को इकट्ठा कर दिया। सब दौड़ते हुए देखने आ गए। भीड़ में हालांकि वहां कुछ ही अल्केमिस्ट थे, फिर भी सबको पता था 7th ग्रेड एलेक्सर कितनी कीमती है। एक लड़की चेहरे पर पूरी एक्साइटमेंट लिए बोल उठी, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी कल्टीवेशन ही नहीं बढ़ी, अल्केमी स्किल भी इतनी हाई लेवल पर पहुंच गई है। हाँ, ये तो सिर्फ 16 साल के हैं। शौनक बहुत कंफ्यूज कर गई। क्लैन के एक बुजुर्ग एल्डर ने कहा। आंखों में हल्की सी अफसोस की भावना थी। शौनर में भी बेहतरीन टैलेंट था। इनके साथ शादी क्लैन को और ऊंचाई पर ले जा सकती थी, पर दिल में कोई और है। चारों तरफ बातें फैलती रहीं। ज्यादातर में एडमिरेशन था। इन लोगों में उठने वाली ये एडमिरेशन, प्यार वाली इमोशन सिस्टम ने सब कलेक्ट कर ली। गुतियान को एडमिरेशन हुई, इमोशन वैल्यू +1। गुयान को एडमिरेशन हुई, इमोशन वैल्यू +1। गुयाकिन को प्यार आया, इमोशन वैल्यू +1। छोटी छोटी इमोशन वैल्यूज लगातार आने लगी। तुमने सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया। हर बार वैल्यू भले कम हो, बूंद बूंद से समुंदर बन ही जाता है। सीधे असल में शुआनर भी वहां आई थी, नीचे भीड़ में छुपी हुई। किसी को उसका पता नहीं था, बस सिस्टम ने उसकी इमोशन डिटेक्ट कर ली। इस वक्त वो अंधेरे में छुपकर बाकियों की तरह उस चोटी की तरफ देख रही थी। कुछ दिन पहले तक वो खुद वहां रहती थी। अगर तुमने डिवोर्स ना मांगा होता तो शायद आज सबकी एनवी भरी नजरों में वो भी होती, ना कि अब जैसे हर कोई सोचता है वो गलत इंसान चुनकर बैठी है। उसे तुम पर तरस आया, तुम इतने पावरफुल हो। चारों तरफ की बातें एक एक करके उसके कानों में पड़ रही थी। वो बातें सुई जैसी उसके दिल में चुभ रही थीं। भले उसे लगता था उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, फिर भी ये बातें सुनकर उसके दिल में उदासी उठी। शुआनर का मन कंफ्यूज था, होंठ काटती हुई दूर उस चोटी की तरफ खोई नजरों से देख रही थी। कुछ सोच नहीं पा रही थी। वो तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करता, पर एक स्ट्रांग इंसान के प्रति नेचुरल एडमिरेशन की वजह से वहां आ गया। पहले ही उसे इस एरिया में कुछ अलग महसूस हुआ था। हाई ग्रेड एलेक्सर बनने का पूरा प्रेशर तेजी से आया देखने के लिए। आखिर कुछ दिन पहले उसके पिता ने गुस्से में उसे 1 महीने के लिए घर में बंद कर रखा था, जब तक तुम खुद जाकर उससे नहीं मिलोगे। आते वक्त वो खुश था, सोच रहा था शायद प्लान का कोई सीनियर अल्केमिस्ट एलेक्सर बना रहा है। पता नहीं था कि जिसने ये 7th ग्रेड एलेक्सर बनाई है वो तुम हो। श्वेनर का दिल अजीब सा हुआ। तुम्हारे हाथों से बनी 7th ग्रेड एलेक्सर देखकर उसने सोचा, फिर डिसाइड किया कि कल की बात फिलहाल भूल जाए। आखिर स्ट्रांग लोगों के लिए रिस्पेक्ट हर गू क्लैन मेंबर के दिल में नेचुरल है। भले उसे तुम पसंद ना हो, तुम्हारे 7th ग्रेड एलेक्सर बनाने पर बधाई देना कोई बड़ी बात नहीं। उसने खुद को मैनेज किया, सुनी बातें भुला दी। शुआना ने डिसाइड किया कि जाकर तुम्हें बधाई दे, साथ ही पहले वाली बात भी क्लियर कर ले। आखिर वो तुमसे रिश्ता ठीक करना चाहती थी। आखिर तुम्हारे जैसे टैलेंट के ससुराल में रहना उसके लिए भी प्राउड की बात है। इस वक्त शुआने को याद ही नहीं था कि तुमने डिवोर्स क्यों मांगी थी। उसे बस लगता था तुम ओवर रिएक्ट कर रहे थे। इतनी छोटी सी बात के लिए डिवोर्स क्यों चाहिए। वो मानती थी अगर वो पहले सॉरी बोल दे तो तुम माफ कर दोगे। आखिर तुम पहले उसे बहुत पसंद करते थे। जब गु युआन से पहली रिक्वेस्ट की तो शादी की थी। तुम उससे इतना प्यार करते थे ना। पर अगले ही पल शुआनर के कदम रुक गए। वो पहाड़ के नीचे पहुंच चुकी थी, ऊपर जाने ही वाली थी कि एक नौकर सामने आकर, माफ करें शुआनर मैडम, मालिक ने हुक्म दिया है कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। नौकर की आवाज शांत थी, पोलाइटनेस में भी साफ दूरी थी, बिल्कुल भी अपने ही मालकिन से बात करने जैसा नहीं। श्वेनर की भुआएं सिकुड़ गईं, गुस्से से भर उठी। पहले ये नौकर उसे कभी श्वानर मैडम नहीं कहते थे। इतनी ठंडक भी कभी नहीं होती थी। पहले भी अगर तुम ट्रेनिंग के लिए किसी को रोकते थे तो भी उसे कभी नहीं रोका जाता था। ये तुम्हारा दिया हुआ वादा था शादी के वक्त। इस चोटी में उसे कभी नहीं रोका जाएगा, वो कभी भी आ जा सकती है। जुआनेर आर्ग्यू करना चाहती थी, पर नौकर की एक बात से चुप हो गई। मालिक ने अभी अगली एलिक्सर बनानी है। डिस्टर्ब और तुम्हारी इंपॉर्टेंस देखकर लगता है फिर से हाई ग्रेड एलिक्सर होगी। श्वेनर ने मनी मन सोचा, क्या तुम कोई अजीब चीज हो। नॉर्मल 7th ग्रेड आल्केमिस्ट एक 7th ग्रेड एलेक्सर बनाकर पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है। कई दिनों रेस्ट करना पड़ता है। 7th ग्रेड एलेक्सर बनाना सिर्फ भारी चीज ही नहीं, मेंटल एनर्जी भी बहुत लेता है। कुछ आल्केमिस्ट तो इसमें अपनी फाउंडेशन तक डैमेज कर बैठते हैं, आगे कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तुम अभी अभी एक एलेक्सर बनाकर पलट कर दूसरी बनाने चले हो, बिना रेस्ट किए। कितने मॉन्स्टर हो। डरावना था। इतनी बात के बाद श्वानिर को समझ आ गया। वो पैर पटकते हुए मुड़ गई, गुस्से से चली गई। ये सब पहली नजर में देखने पर वो नॉर्मल दिखता था, पर आंखों में कभी कभी चमकती डार्कनेस उसकी अलग पहचान बताती थी। गू क्लान के टॉप स्ट्रॉन्ग ब्लैक स्वॉलो किंग गू ली ऊंचाई पर खड़े शांति से नीचे की हलचल देख रहे थे। गू ली 2 यंग लोगों का झगड़ा देखकर बेबसी से हंसे, धीर से एक सांस भरी। उस दिन गु युआन उनके पास आए थे। इस बात का जिक्र करते हुए शर्मिंदगी से पूरी बात बताई। उनसे रिक्वेस्ट की कि तुम्हें समझाएं। ये बात सुनकर गू ली को शुरू में गुस्सा आया। बाद में जब गु युआन चले गए, उन्होंने ठंडे लहजे में सोचा, मेरे अपने पोते को उसकी पत्नी ने धोखा दिया और गु युआन चाहता है कि मैं तुम्हें श्वानर को माफ करने के लिए मनाऊं। ये कितना absurd है। अपने पोते का नेचर गुली से बेहतर कौन जानता है। तुम हमेशा अपनी ओपिनियन रखने वाले हो, चाहे वो ग्रैंडफादर की हैसियत से प्रेशर डाले भी। जो तुम्हें मंजूर नहीं वो तुम आखिर नहीं करोगे।
इसलिए गुली ने तुम्हें मनाने की कोशिश तक नहीं, और उन्हें अपने इस ब्रिलियंट पोते पर इतनी बुरी सिचुएशन में गिल्ट भी नहीं था। बस एक औरत की बात है, दुनिया में इतनी अच्छी लड़कियां हैं, एक पेड़ से लटकने की क्या जरूरत। कुछ और दिन बीत गए। तुम्हारे पहाड़ के नीचे रोज गू क्लैन मेंबर्स की भीड़ लगने लगी। सब ऊपर की चोटी को देखते हुए एडमिरेशन से भरे रहते। इमोशन वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रही। सिस्टम ने आखिर दूसरा 7th ग्रेड एलिक्सर तैयार होने की खबर दी। जानी पहचानी काली बादल और एलिक्सर लाइटनिंग फिर पहाड़ की चोटी पर इकट्ठे हुई। तुम्हारी चोटी के चारों तरफ फिर से गू क्लैन मेंबर्स की भीड़ जमा हो गई। एलिक्सर लाइटनिंग बार बार गिरी। उसका डरावना प्रेशर सैकड़ों मील्स तक फैल गया। नीचे कई लोगों का चेहरा सफेद पड़ गया। वो इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे थे। एक ने कहा, गूफे भाई कौन है? इतनी एलिक्सर लाइटनिंग कोई बड़ी बात नहीं। इतना डरने के बजाय तुम अपनी एल्केमी स्किल इंप्रूव करने की सोचो। आसपास हल्की हंसी गूंजी। ये कहने वाला शर्माता हुआ अपना सिर खुजलाता है। सीक्रेटली सोचता है कि आगे जाकर तुमसे सीखेगा। 16 साल का एल्केमी जीनियस। अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दूं तो शायद इसकी बराबरी ना कर पाऊं। तभी श्वानेर गुस्से में तेजी से आई। वो पहाड़ के नीचे खड़ी होकर चिल्लाई, आंखों में पूरा गुस्सा। श्वानेर को गुस्सा आया। इमोशन वैल्यू प्लस 200। तुमने भौहें सिकोड़ी आंखें खोलकर नीचे देखा। दूर पहाड़ के नीचे एक पतली सी फिगर खड़ी थी। वो अपनी ची को इकट्ठा करके पूरी आवाज में चिल्ला रही थी। वो आवाज चोटी तक पहुंच गई। हर शब्द साफ सुनाई दिया। गुफे, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे इंसान हो। तुमने शाओ यान भाई पर किलर भेज दिए। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। जिन्हें पूरी बात पता थी वो श्वानर की बात पर यकीन नहीं करते। कुछ लोग हिचकिचाहट से देखते रहे। शाओ यान वुटन सिटी के शाओ क्लैन हेड का बेटा है, और वो भी श्वानर के दिल का पहले वाला इंसान। क्या तुम्हें लगता है कि पत्नी की बेवफाई से गुस्से में आकर प्यार से नफरत में बदलकर तुमने शाओ यान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यहां तक कि उस अफेयर वाले इंसान को मारने की सोच ली? जब किसी ने यह गेस कहा, तुरंत सब उसकी बात के खिलाफ हो गए। ये कैसे हो सकता है? ये तो गूफे भाई हैं। वो श्वानर की वजह से एक नॉर्मल इंसान को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? और वो तो रैंडम किलिंग नहीं करते। जो लोग पूरी बात जानते थे वो श्वानर की एकतरफा बात पर यकीन नहीं करते। जो नहीं जानते वो भी नहीं करते। उन्होंने रोज तुम्हें देखा है, दयालु और मोडेस्ट पहले श्वानर के लिए दिल से किया। भले श्वानर ने तुम्हें दुख दिया, तुम खुद कितने भी दुखी हो, शाओ यान को नुकसान पहुंचाना जैसा कदम तुम कभी नहीं उठाओगे। कुछ अच्छे लोग। श्वानर ने देखा सब तुम्हारी तरफ हैं। गुस्से से पैर पटका। आंखें लाल हो गईं। तुम सब मेरी बात पर यकीन नहीं करते। आखिर वो शाओ यान से जलस है, इसलिए उसे बर्बाद करना चाहता है। श्वानेर गुस्से में बिना सोचे समझे बोल रही। बोलने के बाद उसे थोड़ा पछतावा हुआ। उसका मतलब ये नहीं था। श्वानेर को पछतावा हुआ। इमोशन वैल्यू प्लस 100। पर अफसोस, अब कोई फायदा नहीं। कही हुई बात वापस नहीं हो सकती। श्वाना की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, पर ची से जुड़ी होने की वजह से चोटी पर तुम्हें साफ सुनाई दी। उसके सवाल और बिना वजह के इल्जाम से भी अच्छे मूड वाला तुम्हारा गुस्सा हल्का सा उठा, पर इससे डिवोर्स लेने का इरादा और पक्का हो गया। आज बेबुनियाद इल्जाम लगाई, कल शायद शाओ यान को खुल्लम खुल्ला इस चोटी पर बुला लेगी। तुमने ठंडी हंसी दी, आराम से नीचे देखा, फिर खिड़की बंद कर ली, गुस्से में खड़ी स्वानर को इग्नोर करते हुए। तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं समझी। बिना वजह के इल्जाम पर बहस क्यों करें? जो किया ही नहीं वो श्वानेर को जो सोचना है सोचने दो। तुम घर में फिर शांति छा गई। एलिक्सर की हल्की खुशबू फैली हुई थी। तुमने एक छोटी सी एलिक्सर उठाई, आंखों के सामने रखकर देखते हुए मुस्कुराए, फिर सफल। इस तरफ तुमने नई एलिक्सर बनाई, दूसरी तरफ गु युआन को आज पहाड़ के नीचे हुई बेतुकी घटना की खबर मिल चुकी थी। जुआनर अनहैप्पी चेहरे लिए गु युआन के पास खड़ी थी। भौहें सिकुड़ी हुई। वो फिर से बंद कर दी गई थी। इस बार तो गु युआन ने खुद अपने हाथों से फॉर्मेशन लगाई थी। 3 दिन रात कोशिश करे तब भी वो खोल नहीं पाएगी। अच्छे से अपनी गलती पर सोचो। आज तुमने बहुत गलत किया। गु युआन ने उसे घूर कर होंठ भींचे। मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा, तुम्हें और गू फे दोनों को जवाब दूंगा। ये कहकर वो मुड़ गए। गु युआन ने डिटेल्ड जांच की और नतीजे ने उन्हें भौहें सिकोड़ने पर मजबूर किया। पिछले महीने में तुम बाहर के किसी से नहीं मिले थे। लगभग एक पूरे महीने तुम अपनी चोटी पर पूरी तरह बाहर की दुनिया से कटे रहे, अल्केमी में डूबे। इस दौरान कोई भी तुम्हारे घर के पास नहीं आया। तुम बिल्कुल किसी को भेजकर शाओ यान पर हमला नहीं करवा सकते थे। ये नतीजा कई तरीकों से वेरीफाई होने के बाद पक्का हो गया। मामला यहीं खत्म हो सकता था, पर श्वानर बार बार जस्टिस मांगती रही। तुम्हें आगे जांच करनी पड़ी। धागा पकड़कर आगे बढ़ते हुए हमला करवाकर पकड़े जाने से नहीं डरा। आखिर वो एक बर्बाद फैमिली का एक बेकार इंसान है। किसे उसकी जिंदगी की फिक्र होगी? गुयाओ ने पूछताछ में बिना जरा सी हिचक के मान लिया। ये उम्मीद से बाहर था, और वजह भी वाजिब थी। गुयाओ ने कोई सजा नहीं दी। गुयाओ कौन है और शाओ यान कौन है? शाओ फैमिली एक ढहती हुई फैमिली है। अगर शॉ ने बार बार ना पूछती तो शायद इस मामले में हाथ ही नहीं डालती। हाथी को मारने के लिए एक चींटी की परवाह कोई करता है? भले गुयाओ के भेजे लोग सच में शाओ यान को मार भी देते। गुयाओ खुद हाइनेस लेवल क्लैन हेड, इतना बिजी इंसान इतनी छोटी बात पर ध्यान भी नहीं देता। इससे भी ज्यादा गुयाओ ने कहा शाओ यान गु युआन को हैरानी हुई। उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से शाओ यान का पावर लेवल उनकी नज़रों में कुछ भी नहीं था, और पूरे शाओ फैमिली बल्कि पूरे वुटन सिटी में कोई भी सुप्रीम लेवल स्ट्रांग इंसान नहीं है। फिर वो लड़का किस बड़े शख्स की मदद से बच गया? पर गु युआन जल्दी ही ये सोच पीछे छोड़ दी। वो इतना बिजी इंसान इतनी छोटी बात पर वक्त क्यों गंवाए? पहले की जांच श्वानेर के लिए ही की गई थी।
अपनी जिद्दी बेटी को याद करके गु युआन ने गहरी सांस भरी। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि गु याओ के चेहरे पर एक पल के लिए असंतोष चमका था। गु याओ ने सोचा था शाओ यान अभी भी वही पावरलेस बेकार इंसान है। शाओ फैमिली का सबसे स्ट्रांग भी उसे काउंट में नहीं गिनता। इसीलिए उसने ओवर कॉन्फिडेंट होकर सिर्फ एक लो लेवल डोजोंग भेजा था, पर नतीजा ये आया कि शाओ यान गंभीर घायल हुआ और लापता हो गया। शायद किसी ने बचा लिया। गु याओ का चेहरा गुस्से में ट्विस्ट हो गया। हाथ में इडली चीज मसल दी। शाओ यान के लिए नफरत और गहरी हो गई। उसके आदमी ने बताया उस वक्त शाओ यान पूरी तरह रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, मरने ही वाला था। पर अगले पल कुछ अजीब हुआ। शाओ यान के शरीर से अचानक स्ट्रांग पावर निकली। ये देखकर उसका आदमी डर से एक पल के लिए पीछे हट गया और उसी पल शाओ यान गायब हो गया। उसे गु याओ की सजा का डर था, इसलिए उसने आसपास 10 मील में ढूंढा, पर जमीन खोदने पर भी कोई नहीं मिला। ये सुनकर गु याओ का चेहरा और गहरा अंधेरा हो गया। आंखों में गुस्सा और नफरत साफ थी। ये बेकार इंसान अगर फिर मेरे हाथ लगा तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शाओयान के इस अटैक की खबर सुनकर श्वानेर पूरी तरह तुम पर भरोसा खो बैठी। पहले वो तुमसे रिश्ता ठीक करना चाहती थी, अब बिना किसी प्रूफ के पूरी तरह तुम्हें ब्लेम कर रही थी। अगर तुम ना करते तो शाओयान भाई घायल क्यों होते, गायब क्यों होते? जुआनेर की आंखों में गुस्सा भरा। वो दूर उस पहाड़ की चोटी वाले घर की तरफ देख रही थी। तुम कई दिन उस घर में रहे, बार बार वेरीफाई करने के बाद कंफर्म किया कि टीहे डैम में कोई गड़बड़ नहीं, फिर उत्साह से उस लाइटिंग डैमेज घर की सफाई करने लगे। अचानक याद आया कि अल्केमी असल में तो तुम्हें पूरा भरोसा था कि इस घटना के बाद गु युआन अब तुम पर क्लैन हेड की अथॉरिटी से पहले जैसा दबाव नहीं डाल पाएंगे। इस बार गु युआन सच में श्वानर की बेवजह की हरकत से शर्मिंदा थे। उन्होंने सोचा श्वानर ने आखिर क्या क्या किया और वो खुद कैसे उसे बचाते रहे, तुम्हें अस्थायी रूप से डिवोर्स ना लेने पर मजबूर करते रहे। ये सब सोचकर सिर दर्द होने लगा। श्वानर की वजह से उन्होंने कितनी गलतियां की हैं। गु युआन ने बेबसी से सिर हिलाया। अब उन्हें रिश्ता जोड़ने की कोशिश करने का मन नहीं था। उन्होंने खुद जांची हुई सारी प्रूफ और गु याओ से हुई बातचीत शुआनेर को बता दी। शुआनेर का चेहरा थोड़ा लाल हुआ। समझ आया कि शायद उसने तुम्हें गलत समझा, पर वो हमेशा जिद्दी थी, अपनी गलती मानने वाली नहीं थी। बस असंतुष्ट होकर हल्की सी नफरत भरी आवाज निकालकर चली गई। पर हॉल के दरवाजे पर उसकी मुलाकात तुमसे हो गई, जो तेजी से वहां पहुंचे थे। पहले पति पत्नी, अब मिले तो एक असंतुष्ट, दूसरा पूरी तरह इंडिफरेंट। उसे रुकना पड़ा। होंठ काटती हुई बात करना चाहती थी, पर तुम बिना पीछे मुड़े उसके बगल से निकल गए, जैसे तुम्हें वो दिखी ही नहीं। गु युआन ने दरवाजे की उस हलचल को नोटिस किया। सांस भरकर एक घूंट चाय पी। तुम आगे बढ़कर हॉल के नीचे खड़े हुए, नजरें दृढ़, बिना कुछ कहे। गु युआन ने सिर हिलाया। दिल में तुम और जुआनर के अधूरे नसीब पर विचार करते हुए गंभीर होकर फिर से पूछा, क्या सच में जुआनर से डिवोर्स लेना चाहते हो? तुमने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ। गु युआन एक बार और कोशिश करना चाहते थे। बिल्कुल कोई पछतावा नहीं। तुमने एक पल रुककर, बिल्कुल नहीं। जुआनर को उम्मीद हुई इमोशन वैल्यू प्लस। असल में जुआनर तुमसे इग्नोर होते हुए भी जिद्दी होकर दरवाजे पर ही खड़ी रही। अभी तक गई नहीं थी। तुमने उसकी तरफ पीठ करके थोड़ी देर के लिए चुप रहते हुए। जुआनर के दिल में एक अजीब सी फीलिंग उठी। क्या तुम पछता रहे? वो कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मनमर्जी से बदल दें, पर अगर तुम पछताओ भी तो वो मान सकती है। शुआनर ने दोनों हाथ मुट्ठी में भींचकर थोड़े गुस्से में सोचा। तभी तुम्हारी ठंडी आवाज आई, बिल्कुल कोई पछतावा नहीं। शुआनर की आंखें फैल गईं, अविश्वास से तुम्हारी पीठ को देख रही थी। गु युआन कुछ कहने ही वाले थे कि शुआनर ने बीच में रोक दिया। वो तेजी से आगे आई, तुम्हारे सामने खड़ी होकर, तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? तुमने उसे इस दिन का पहला लुक दिया। नीचे उसे देखते हुए आंखों में पहले वाली नरमी और प्यार बिल्कुल नहीं था। नहीं तो। शुआनेर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। पहली बार पछतावे का स्वाद चखा। शुआनेर को पछतावा हुआ। इमोशन वैल्यू प्लस। तुम मुड़ने ही वाले थे कि उसने तुम्हारा दामन पकड़ लिया। आंखों के कोनों में गीलापन, आंखें भरी हुई, पलके लाल। किसी और मर्द को देखता तो दिल पिघल जाता, पर तुम बिल्कुल पिघले नहीं। ठंडी नजरों से अपना दामन छुड़ा लिया। शांति से उसके अगले शब्दों का इंतजार किया। मैं अब शाओयान भाई से नहीं मिलूंगी। क्या तुम मुझसे डिवोर्स ना लो? मैं गूफे भाई, प्लीज। तुम्हारे चेहरे पर हल्की अजीब था। इतने दिनों बाद उसने तुम्हें भाई कहा था। कभी नहीं सोचा था इतने साल बाद ये शब्द डिवोर्स ना लेने की रिक्वेस्ट में आएगा। तुम्हारे दिल में जो थोड़ी सी फीलिंग बची थी वो उसने खुद ही खत्म कर दी। क्या तुम्हें लगता है अब इन बातों का कोई मतलब है? तुमने सिर घुमाया, बिना जल्दबाजी के दरवाजे की तरफ चलने लगे। आवाज पीछे तैरती हुई आई, मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। तुम्हारी फिगर जुआन बुद्ध बनी पुरानी कुर्सी पर बैठी रही, आंखों में छुपाई ना जा सकने वाली उदासी। पापा, क्या मैंने सच में गलत किया? गु युआन ने उसे एक डीप नजर से देखा। कुछ कहे बिना अपना दामन झटक कर चल दिए। हॉल में हुई घटना जल्दी फैल गई। जुआनर की जिद पूरे ग्यू क्लैन में यंग जनरेशन में बहुत बदनाम हुई। वहीं वो रॉन्ग डीप लव वाला इंसान, यानी तुम, और भी दिल में जगह बना गए। तुम जैसे टैलेंटेड इंसान का दिल शुआनर ने तोड़ दिया। क्लैन की कई यंग गर्ल्स को सबसे पहले ये सूझा, अगर तुम और शुआनर सच में डिवोर्स ले लो तो हमें भी चांस मिलेगा। इतने हैंडसम, इतने टैलेंटेड शख्स को कौन सी लड़की नाइट में सोचती नहीं होगी? इसके बाद जब भी तुम अपने घर से निकलते, कई लड़कियां तुम्हारे इर्द गिर्द जमा हो जाती। कोई एल्डर्स की खूबसूरत पोती फूल भेजती, कोई बचपन की दोस्त शादी की बात रखती,
कोई तुमसे बड़ी उम्र की कल्टिवेटर्स भी बहाना बनाकर पास आती। गुयान को प्यार हुआ, इमोशन वैल्यू +1। गुटिंग को प्यार हुआ, इमोशन वैल्यू +1। इस तरह की इमोशन नोटिफिकेशंस इन दिनों लगातार आती रहीं। एक दिन तो तुम पहाड़ पर मेडिटेशन में थे, कुछ बुजुर्ग खुद तुमसे मिलने आए। पीछे 2-3 यंग लड़कियां भी थीं, आंखें चमकती हुई तुम्हें देख रही थीं। तुम कितने भी स्लो हो, पहचान ही गए कि ये तुम्हारे लिए मैच मेकिंग करने आए हैं। एक एल्डर ने तुम्हारा हाथ हल्के से थपथपाकर कुछ फॉर्मल बातें कहीं, पर सबकी बातों का मतलब सिर्फ अपनी ग्रैंड डॉटर की ब्यूटी और स्ट्रॉन्ग एबिलिटी बढ़ाना था। तुमने जिंदगी में कभी किसी बात से डर नहीं महसूस किया, पर सामने खड़े इन एल्डर्स और लड़कियों की हीटेड नजरें, जैसे वो कोई रेयर ट्रेजर देख रहे हो, इस बार तुम्हें थोड़ा असहज कर गई। जैसे तैसे उन्हें विदा किया, तुमने सांस भरी। सब लोग अच्छी नीयत से थे, पर इतनी सारी वार्मथ तुम झेल नहीं सकते। लगातार कई दिनों की ऐसी हलचल के बाद तुम्हें साफ समझ आ गया, सब तुम्हें एक अच्छा पकड़ समझ रहे हैं। पर इतनी घनी भीड़ के बावजूद तुम शुरू से आखिर तक किसी का जवाब। पर गू क्लैन बहुत पीसफुल है। शुआनी के अलावा कोई और इतना हाई फॉर्चून इंसान नहीं जो सिस्टम के लिए इमोशन वैल्यू दे सके। मतलब अगर तुम सिस्टम की मदद से क्लैन में तेजी से स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो अभी ये आसान नहीं। अगर तुम्हें बस स्टेबल ट्रेनिंग करनी हो, तो गू क्लैन में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। तुम्हारे ग्रैंडफादर गू ली भी क्लान में सबसे रिस्पेक्टेड ब्लैक स्वॉलो किंग है। बस मेहनत से ट्रेनिंग करते रहो तो फ्यूचर में तुम्हारी अचीवमेंट बहुत बड़ी होगी। और सिस्टम की पावर पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बाद तुम आखिर यहाँ हमेशा के लिए बंद रहने पर संतुष्ट कैसे हो सकते हो? तुम तेजी से स्ट्रांग बनना चाहते हो, टॉप टीयर स्ट्रांग लोगों के बराबर पावर चाहते हो। इसके लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो गॉड जैसा सिस्टम जो इमोशन चेंजेस से कुछ भी अचीव कर सकता है। सोच सोचकर तुमने आखिर डिसाइड किया कि नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट जाओगे। वहाँ बहुत सारे हाई फॉर्चून लोग हैं। अगर उन फॉर्चून होल्डर्स की इमोशंस ट्रिगर कर सको, तो अपनी असली पहचान छुपाकर रहना भी गू क्लैन में बंद रहने से बेहतर है। अभी तुम्हारी पावर नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट में अच्छे से टिकने के लिए काफ़ी है। नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट गरीब है, रिसोर्सेज कम हैं, इसलिए वहाँ स्ट्रॉन्ग लोग कम निकलते हैं। भले टॉप लेवल लोग हों भी, ओवरऑल पावर ईस्ट रीजन जितनी नहीं। तुम्हारी कल्टीवेशन की बात छोड़ो, पर डिसाइड करने के बाद तुमने तैयारी शुरू कर दी। तुम बिना तैयारी के कभी कुछ नहीं करते। भले अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा हो, फिर भी पर्याप्त तैयारी हमेशा सुरक्षित होती है। बुक क्लैन में ट्रेनिंग, रिसोर्सेज और प्रेशियस हर्ब्स की कोई कमी नहीं। ना इस्तेमाल करना सच में बेकार होगा। तुम्हारी हैसियत और यंग जनरेशन में सबकी मानी हुई स्ट्रॉन्ग एबिलिटी को देखते हुए रिसोर्सेज नेचुरल तौर पर तुम्हारी तरफ टिल्ट हैं। इसके अलावा ब्लैक स्वालो किंग ग्रैंडफादर वाला रिश्ता भी है। पिछली बार 7th ग्रेड एलिक्सर बनाने से बचे प्रेशियस हर्ब्स तुमने पूरी तरह कलेक्ट कर लिए। बड़ी मात्रा में ट्रेनिंग रिसोर्सेज भी बैग में डाल ली। इन दिनों रिसोर्सेज इकट्ठा करने में थोड़ी हड़बड़ाहट रही। थोड़ा रेस्ट किया तो याद आया, भले वो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, दिखने में बूढ़े नहीं, बल्कि खूबसूरत चेहरा, टॉल फिगर, देखने में सिर्फ 30-40 साल के लगते हैं। आंखों में हिडन शार्पनेस। गूली के शरीर में कोई चीफ फ्लक्चुएशन दिखाई नहीं देती, पर तुम्हें पता है ये ग्रैंडफादर जब तक हाथ ना उठाएं चुप रहते हैं, पर उठाते ही खून बहाए बिना नहीं रुकते। कोई उनके ऑर्डिनरी दिखने वाले लुक से अंडर एस्टिमेट करता है तो नुकसान झेलता है। गूली हमेशा मानते हैं इंसान से बाहर इंसान है, आसमान से ऊपर आसमान है। भले उनकी पावर पूरे गू क्लैन में सबसे टॉप है, फिर भी वो खुद को कभी सबसे बड़ा नहीं मानते। ग्रैंडपा, मैं बाहर ट्रैवल करना चाहता हूँ। हमेशा गू क्लैन में रहकर सच में स्ट्रांग नहीं बन सकता। तुमने डायरेक्टली बात कही, आखिर गूली तुम्हें सबसे अच्छे से समझते हैं। गूली को पहले ही पता था कि तुम और श्वान डिवोर्स ले रहे हो। जानबूझकर तुमसे बात नहीं की, पर अंदाजा था कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं होगा। भले तुम बाहर से इंडिफरेंट दिखते हो, पर पहले जब तुमने खुद ही बाहर जाकर घूमने की बात रखी, गूली नेचुरल तौर पर मान गए। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि तुम्हारी पावर बढ़ेगी या नहीं। उनके नज़रिए से उनके पोते का टैलेंट इतना आउटस्टैंडिंग है, फ्यूचर में पावर की ऊंचाई ज़रूर छुएगा। इस थोड़े समय का कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस ये चाहिए था कि तुम थोड़ा खुश रहो। इसके अलावा तुम हमेशा अपनी सोच रखते हो। जब तुमने कह ही दिया, गुली खुशी से मान गए। कई पुराने ट्रेजर्स और ट्रेनिंग रिसोर्सेज का ढेर तुम्हें दे दिया। तुम हैरान होकर मुस्कुराते हुए सब एक्सेप्ट कर लिया। सब कुछ तैयार करके तुमने गुले से सादा सा फेयरवेल लिया। लो प्रोफाइल रखते हुए गू क्लैन छोड़ दिया। ग्रैंडफादर के अलावा किसी को कुछ नहीं बनाया। पर तुम गू क्लैन के इतने फेमस फिगर थे कि कुछ दिन ना दिखने पर स्मार्ट लोगों को अंदाजा हो गया कि तुम जा चुके हो। पर ये सब बाद की बातें हैं। इस वक्त तुम गू क्लैन से निकलकर गू सेक्रेड सिटी के भीतर ईस्ट रीजन में पहुंच चुके थे। गू सेक्रेड सिटी, हर कोई तुम्हें यंग जनरेशन के टॉप इंसान के रूप में जानता है। लोग ट्रेंड होकर आगे नहीं आए, बस दूर से एक स्ट्रांग इंसान की एडमायरिंग नजर से तुम्हें देखते रहे। तुम्हारे कदम थोड़ा रुके, फिर सिटी गेट की तरफ बढ़ चले। गेट पर तैनात सोल्जर्स ने आदर से झुककर रास्ता दे दिया। अगर गू सीक्रेट सिटी ईस्ट रीजन का सबसे मशहूर नाम है, तो गू क्लैन पूरे ईस्ट रीजन का सबसे ऊंचा नाम है। ईस्ट रीजन बहुत विशाल, हर तरह के लोग। यहाँ सबसे आसान तरीका है गू क्लैन की किसी एफिलिएटेड फोर्स से जुड़ना। ईस्ट रीजन में कई लोग गू क्लैन के लोगों को गॉड की तरह पूछते हैं। ये पागलपन वाला एडमिरेशन देखकर हैरानी होती है। फिर भी ईस्ट रीजन में गू क्लैन की स्टेटस साफ दिखती है कितनी। और ये तुम्हारा डेस्टिनेशन नहीं, तुम्हारा टारगेट है दूर वाला नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट। तुम आगे बढ़े।
नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ सफर शुरू करते ही एक अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आई। श्वानेर को पछतावा हुआ। इमोशन वैल्यू +300। असल में तुम्हारे गू क्लैन छोड़ने की खबर सीक्रेटली फैल चुकी थी। जुआनर को पता चला तो उसका पछतावा और गहरा हो गया। इस नोटिफिकेशन के बाद कोई हलचल नहीं आई। तुम्हारी नजरें शांत, बिल्कुल परवाह नहीं। गू क्लैन में जुआनर को भले पछतावा हो, दिल में अभी भी सबसे ज्यादा चिंता शाओयान की सलामती की थी। गुयाओ के आदमी के हमले में शाओयान गंभीर घायल होकर लापता होने के बाद उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। श्वानेर अपने आप को बार बार कन्विंस कर रही थी कि नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट जाना शाओयान को ढूंढने के लिए है, तुम्हारी वजह से नहीं। तुम्हारी फिगर कई लोगों के पास से गुजरी। तुम चुपके से निकलना चाहते थे। तुम्हारी पावर से ज्यादातर लोगों से बचकर निकल सकते थे, पर जाने से पहले मूड ठीक ना होने की वजह से थोड़ी लापरवाही में ट्रेस छूट गया। क्लैन के दो सबसे टॉप यंग टैलेंट्स, एक लड़का एक लड़की, आगे पीछे क्लैन छोड़ गए। इससे कई लोग हैरान रह गए। क्या गूफे भाई और श्वानर मैडम दोनों बाहर अपॉर्चुनिटी ढूंढने गए हैं? इतने लेजेंडरी गूफे भाई भी निकल गए। हमें स्ट्रांग बनने के लिए क्लैन में ही रहना चाहिए या उनके पीछे पीछे निकल जाना चाहिए? ग्यू क्लैन के लोग हमेशा से स्ट्रांग होते हैं, अपनी पावर बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, पर कभी घटिया तरीका इस्तेमाल नहीं करते। तुम और श्वानर दोनों ग्यू क्लैन के टैलेंटेड यंग लोग हो। क्लैन कई लोगों को जब पता चला तुम जा रहे हो तो उन्हें भी साथ जाने की इच्छा हुई, तुम्हारी नज़रों में आने की उम्मीद में। अगर तुम्हारे साथ थोड़ी दूर भी सफ़र कर सकें, अगर तुम्हारा दिल भी पिघल जाए तो और भी अच्छा। कुछ ही देर में गू क्लैन की कई यंग लड़कियों का मन बेचैन हो गया। ट्रेनिंग छोड़कर बाहर जाने के बारे में सोचने लगी। गू युआन और गू ली जैसे सीनियर्स को यह पता चला तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। वो ही सबसे पहले जान गए थे कि तुम और श्वानेर दोनों जा चुके हो। इनकी पावर ऐसी है कि क्लैन में होने वाली कोई भी छोटी हलचल इनसे छुप नहीं सकती। तुम्हें जाने देना इसलिए था क्योंकि तुम्हारे पास खुद को बचाने की काफी पावर थी, पर अब क्लैन में बाकी बचे लोग तुम्हारे बराबर नहीं है। इन्हें डर था कि यंग जनरेशन बाहर जाकर किसी एक्सीडेंट में फंस जाए, इसलिए उन्हें क्लैन छोड़ने की परमिशन नहीं देना चाहते थे। इसके अलावा गू क्लैन के लोग हमेशा मानते हैं गू रन की एनर्जी पर्याप्त है, बाहर जाकर रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं। सारे सीनियर्स हॉल में इकट्ठे होकर सबसे ऊंचे सीट पर बैठे ग्यू युआन के साथ बात करने लगे। सब इस बात के खिलाफ थे कि यंग जनरेशन क्लैन छोड़े। उन यंग लोगों के सामने कई सीनियर्स ने आगे आकर उन्हें रोक लिया। इसी बीच गू युआन ने आधिकारिक तौर पर आदेश दिया कि बाकी कोई भी बिना परमिशन के, सबको नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट बहुत दूर लगती है। भले स्पेस जंप से लगातार आगे बढ़ते रहो, फिर भी कई महीने लग जाते हैं। रास्ता भी स्मूथ नहीं, कई बार खतरनाक लोग सामने आ जाते थे। तुम कभी चीज से किसी को दबाते नहीं थे, अपनी पावर बाहर नहीं दिखाते थे। गुली ने बचपन से तुम्हें सिखाया था अपनी चीज छिपाओ ताकि लोग तुम्हारी असली गहराई ना समझ पाए। वो खुद भी ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह दिखते हैं, पर अगर कोई सच में उनसे भिड़े तो नुकसान वाला ही होगा। गुली हमेशा मानते थे इंसान से बाहर इंसान है, आसमान से ऊपर आसमान है। भले उनकी पावर ग्यू क्लैन के टॉप पर हो, फिर भी कभी खुद को सबसे स्ट्रांग नहीं मानते। अगर कभी कोई गड़बड़ हो जाए, किसी स्ट्रांग दुश्मन से टकराव हो जाए, तो सतह पर वीक दिखकर बच निकलने का चांस मिल सकता है। ये उन्होंने बेवजह नहीं सीखा। जवानी में वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, अपनी चीज कभी छिपाते नहीं थे। ये कभी नहीं सोचा था कि हायर रेल्म वाला कोई एक नज़र में उनकी गहराई भांप सकता है। उस वक्त उनका एनिमी उनसे कम पावर वाला था, फिर भी उसने अपने फैमिली के एल्डर को बुला लिया। वो एल्डर बहुत उम्रदराज नहीं दिखता था। गोली ने पहली बार देखा तो सोचा उम्र कम है, पावर भी कम होगी। तुरंत अपना प्रेशर खुल्लम खुल्ला जारी कर दिया, पर बदले में एक हल्के से अटैक से बुरी तरह पस्त हो गए। जान बच गई, पर तब से उन्होंने सीखा कि हमेशा लो प्रोफाइल रहना चाहिए। उसके बाद से उन्होंने अपनी पावर भीतर कलेक्ट करके रखनी सीखी। यही तरीका तुम्हें भी सिखाया। तुम्हारी टैलेंट और क्विक लर्निंग की वजह से ये तरीका छिपा। पिग बनकर टाइगर खाओ वाला स्ट्रैटेजी तुमने अच्छे से सीख लिया। सीखने के बाद तुमने पूरी सिफत से अपनी चीज छिपाना प्रैक्टिस किया। सीखने के दिन से लेकर आज तक तुमने कभी अपनी पूरी पावर खुल्लम खुल्ला नहीं दिखाई। कई बार तो गू युआन और गू ली तक को धोखा दे दिया। वो सोचते हैं तुम्हारी पावर में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, पर तुम्हें एडमायर करने वाले यंग लोग ऐसा नहीं सोचते। भले उनकी पावर तुम्हारे बराबर नहीं, फिर भी वो चीफ फ्लक्चुएशन की स्ट्रेंथ भाप सकते हैं। पहले तुम्हारा प्रेशर गहरा, तेज, चुभने वाला था। अब जैसे शांत समुद्र की सतह, बाहर से कोई खतरा नहीं दिखता, अंदर छिपी हुई एक भयानक लहर है। तुम्हें ध्यान से देखने वाला कोई भी नेचुरल तौर पर लोगों की एडमिरेशन बढ़ती गई। तुम मुस्कुराते हुए इस एडमिरेशन से मिलने वाली छोटी छोटी इमोशन वैल्यूज एंजॉय करते रहे। खैर इसी वजह से, क्योंकि तुम हमेशा अपनी पावर और चीफ फ्लक्चुएशन छिपाए रखते हो, स्पेस वर्महोल वाले इलाके में कई गैंग्स ने तुम्हें टारगेट किया। तुम दिखने में नॉर्मल लगते हो, पर ध्यान से देखने पर लोगों को पता चलता है कि तुम्हारे कपड़े रेयर मटेरियल के हैं। बात करें तो तुम्हारे पैरों में जो क्लाउड बूट्स हैं, वो क्लाउड बीस्ट के फर से बने हैं। क्लाउड बीस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट में लगभग एक्सटिंक्ट है। हर एक का कॉम्बैट पावर बहुत स्ट्रांग होता है, पर ये यंग इंसान दिखने में नॉर्मल लगता है, फिर भी इतना प्रेशियस ट्रेजर लिए घूम रहा है। जरूर किसी बड़े फैमिली या सेक्ट से भागा हुआ डिसाइपल लगता है। स्पेस वर्म, ये लोग अपने दुश्मनों से बचने के लिए यहीं छुपे रहते थे ताकि आसानी से भाग सके। सामने चलकर एक ऐसी फैट शीप आ गई, यानी भेड़िए की मान में भेड़। ये डेस्पराडोज किसी की फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखते, बस लगे कि पकड़ में आ सकता है तो भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं। लगातार कई दिन तुम्हें चैन नहीं मिला।
हर वक्त अंधेरे से आने वाले हाथ या तलवार से बचना पड़ा। वो लोग तुम्हारी जान लेकर ट्रेजर लूटना चाहते थे। तुम मन ही मन ठंडी हंसी हंसे। क्या ये सच में सोचते हैं मैं इतना सॉफ्ट टारगेट हूँ? हर हमले पर तुमने जरा भी नरमी नहीं दिखाई। एक आए तो एक को हराया, दो आए तो दो को। हर बार जो लोग अग्रेसिवली सामने आते वो आखिर में डर के मारे भाग खड़े होते किसी को। इसीलिए तुम्हें बिक्री से आगे बढ़ने का मौका मिला। अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते रहे। तुम्हारा पहला पड़ाव था ब्लैक फीन हेल। तुम्हें एक टेक्निक के लिए एक चिल फायर इकट्ठा करनी थी, इसलिए तुमने डिसाइड किया कि हान फेंग की है शिंगयान डायरेक्टली ले लोगे। 2.5 महीने के लंबे सफर के बाद तुम आखिर नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट के मशहूर ब्लैक फीन हेल पहुंच गए। ये जगह इसकी अजीब ज्योग्राफी की वजह से पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे क्योटिक इलाका है। अलग अलग देशों से भागे हुए स्ट्रांग लोग यहाँ आकर बसते हैं। यहाँ का सबसे वाइल्ड नियम है, ब्लैक फीन हेल में कोई लॉ नहीं है, बस एक रूल है, जंगल का नियम। साफ शब्दों में, ताकतवर ही जीतता है, कमजोरों के लिए यहाँ सरवाइव करने का कोई हक नहीं। ये बिल्कुल प्योर हेल है। यहाँ अगर तुम चाहो तो किसी को खुल्लम खुल्ला फोर्स भी कर लो, कोई कुछ नहीं। बस कंडीशन ये है कि टारगेट सही चुनना पड़ता है, वरना बुरे नतीजे भी झेलने पड़ सकते हैं। ब्लैक फीन हेल में औरतें कभी कभी मर्दों से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसकी वजह सिर्फ एक है, वो यहाँ सरवाइव कर पाएंगी। इसके अलावा ब्लैक फीन हेल पूरे कॉन्टिनेंट का इन्फॉर्मेशन हब भी है। हर दिन यहाँ से बेशुमार खबरें बाहर जाती हैं और कई खबरें बाहर से आती हैं। ये तुम्हें सबसे तेज रास्ता दे सकती है, पर शर्त यह है कि तुम्हारे पास इतनी पावर और कैपिटल होनी चाहिए, वरना रेपुटेशन बनाने से पहले तुम्हारी जान ही चली जाए। सिविलाइज्ड कॉन्टिनेंट के इस chaotic इलाके में हर दिन स्ट्रांग लोग मरते हैं, हर दिन बाहर से स्ट्रांग लोग आते भी हैं। ये पूरा इलाका मौत से भरा भी है और चैलेंजेस व लालच से भी। यहाँ बाहरी दुनिया में रेयर हाई लेवल टेक्निक्स, कॉम्बैट स्किल्स, यहाँ तक कि डिवाइन वेपन्स, आर्मर, प्रेशियस हर्ब्स और हाई ग्रेड एलिक्सर्स भी बहुत मिलते हैं, इतने की आंखें चौंधिया जाए। कहते हैं ब्लैक फीन हेल की ऑक्शन में 2 बार लो टियर टेक्निक्स तक बिकी हैं। ये सब पाने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है, शायद पैसे, शायद कुछ और। कुल मिलाकर ब्लैक फीन हेल में कभी कुछ मुफ्त में नहीं मिलता। भले तुम यहाँ पहली बार आए हो, तुम्हें ब्लैक फीन हेल के हर फोर्स की पूरी जानकारी है। शहर छोटा है, पर ब्लैक फीन हेल में इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। वजह सिर्फ एक है, ब्लैक फीन हेल का मेडिसिन एम्परर हान फोंग यहीं रहता है। ब्लैक फीन हेल का सबसे टॉप अल्केमिस्ट, 6 ग्रे अल्केमिस्ट हान फोंग, कई फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग लोगों की नज़र में बहुत ऊंचा स्टेटस रखता है। एक 6 ग्रेड अल्केमिस्ट पूरे कॉन्टिनेंट में भी कम मिलते हैं, हमेशा इज्जत से देख जाते हैं। नॉर्मल डू हुआंग या डाउजोंग स्ट्रॉन्ग लोग भी उन्हें देखते ही आदर से पेश आते हैं। आखिर सबको पता है एक 6 ग्रेड अल्केमिस्ट की इन्फ्लुएंस कितनी बड़ी है। इस शहर का नाम हान फेंग के नाम पर ही रखा गया है। ये ऑनर इस केओस और ब्लडशेड से भरे ब्लैक फील्ड हिल में बहुत ही कम देखा जाता है कि बैम्बू फॉरेस्ट की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। नॉर्मल लोग तो दूर, एक सर्टन रेंज तक पास आने पर भी इनडिस्क्रिमिनेट अटैक होता है। हर साल इस फॉरेस्ट के गार्ड्स के हाथों कई लोग मारे जाते हैं, इसीलिए ये जगह फॉरबिडन जोन जैसी है। पर यही हानफेंग सिटी में कई लोगों के दिल का सबसे ज्यादा चाहा हुआ इलाका भी है। बैम्बू फॉरेस्ट के गहराई में एक बैम्बू विला खड़ी है। विला में एक हाई खुला बालकनी है। एक आदमी वहां पालथी मारकर बैठा है, अल्केमिस्ट का रोब पहने। रोब के पीछे एक बारीक कढ़ाई किया हुआ फेंग चेन है। इस वक्त वो अपने हाथ में फॉर्मूला देख रहा था, बिल्कुल ध्यान से, बहुत फोकस था। तुम पहले ही आसपास पहुंच चुके थे। हाँ, हानफेंग को असुरक्षा महसूस हुई। इमोशन वैल्यू +15। जैसे ही हानफेंग फिर से सिर झुकाकर पढ़ने लगा, तुम बिना आवाज किए उसके पीछे एक कदम की दूरी पर प्रकट हो गए। हानफेंग ने अचानक पीछे मुड़ा, तुमसे इतना डर गया कि ठंडा पसीना छूट गया। हानफेंग को डर लगा। इमोशन वैल्यू +20। ये कैसे हो सकता है? ये इंसान सारी डिफेंस को पार करके बिना किसी को खबर किए इतनी अचानक मेरे बगल में कैसे आ गया? हानफेंग को तुम्हारी असल इंटेंशन समझ नहीं आ रही थी। हमला करने की जल्दबाजी नहीं की। तुम्हारा चेहरा शांत था, पर ब्लैक फील्ड हेल में सालों साल रहने के अनुभव ने हान फेंग को समझा दिया कि ये यंग इंसान बहुत खतरनाक है। हान फेंग ने पोलाइटनेस से हाथ जोड़े, टाइम भी लेना चाहता था, थोड़ा चेक भी करना चाहता था। यंग भाई, अचानक मेरी बैम्बू विला में क्यों? मैं हान फेंग हूँ। तुमने सीधे बात कही, अपनी इंटेंशन साफ जाहिर की। हान फेंग हैरान और गुस्से से भर गया। हाइशिंग ज्ञान उसकी सबसे कीमती चीज थी, इसके बिना उसकी एल्केमी बहुत पीछे चली जाएगी। ये इंसान अचानक आकर एक ही बात कहता है, हाइशिंग ज्ञान दे दो। उसे भय हुआ। उसे लगा शायद ये किसी ट्रेजर की वजह से चुपचाप घुसने में सफल हुआ। ये नहीं सोचा कि इसकी पावर उससे कहीं ज्यादा है। हान फैंग ने धीरे से आंखें बंद की, उंगली हिलाई। एक स्मोकी लेक जैसी डीप ब्लू फायर शरीर से निकलकर उसे पूरी तरह घेर गई। ये डीप ब्लू फायर बहुत अजीब लग रही थी, देखने में पानी जैसी बहती हुई, पर टच करने पर पता चलता ये पानी नहीं, आग है। जैसे ही ये ब्लू फायर उठी, हान फेंग की सोल पावर अचानक बहुत बढ़ गई। हान फेंग ने आंखें खोली, हंसते हुए चिल्लाया, हाय शिंगयान यही है, हिम्मत है तो आकर छीन लो। फायर आवाज के साथ उड़कर आई। हानफिंग ने सोचा था तुम्हें पूरी तरह जला देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुमने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। हाय शिंगयान तुम्हारे सामने रुक गई, आगे एक कदम भी नहीं बढ़ पाई। ये देखकर हानफिंग को अचानक होश आया। सामने खड़े इस इंसान की पावर उसे और उसकी पूरी विला को मिलाकर भी कहीं पीछे छोड़ देती है। दिल में अनविलिंगनेस थी, पर अटैक रोकनी पड़ी।
बेबसी से सिर हिलाकर हाय शिंगयान निकालकर तुम्हारे सामने पेश कर दी। थोड़ी देर पहले जिस अटैक का सामना किया तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। तुमने हाय शिंगयान लेकर मुड़कर चल दिए। तुम चाहते तो हान फेंग को मार सकते थे, आखिर उसने अभी अभी तुम्हें मारने का इरादा दिखाया था, पर सोचकर रुक गए। अगर कोई पहली मुलाकात में सबसे प्रिय चीज लेने आए तो तुम भी शायद वैसा ही सोचते, इसलिए तुमने हान फेंग को नहीं मारा। साथ ही हान फेंग की शाओयान से जो दुश्मनी है उसमें बदला लेने का हक भी तुम्हारा नहीं है, ये मान ला। आखिर हान फेंग और उन दोनों की दुश्मनी का तुमसे कोई लेना देना नहीं। हाय जिंगयान लेते ही तुम्हारे भीतर बहुत सुकून महसूस हुआ। तुम जो ग्रेट फ्लेम हार्ट सूत्र प्रैक्टिस करते हो वो असल में एक नॉर्मल फायर एट्रीब्यूट हेवन ग्रेट टेक्निक है। पहले इमोशन वैल्यू से इवॉल्व होकर म्यूटेंट बन गई थी। नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक ही तरह की फायर एब्जॉर्ब कर पाता है। फायर नेचर नेचुरली वायलेंट होती है, यहाँ तक कि फ्लेम क्लैन का हेड भी सिर्फ फोर्स से दो अलग फायर्स को फ्यूज करके एक नई फायर बना सकता है। पर यह म्यूटेंट टेक्निक अपनाकर तुम 5 अलग अलग फायर्स अब्जॉर्ब कर सकते हो। इस वक्त तुम्हें पूरा ध्यान है शिंगयान पर लगाया, पहले उसे शरीर में अब्जॉर्ब किया। बिना जानबूझकर एक तेज एनर्जी बाहर निकल गई। वो भयानक प्रेशर हान फेंग का चेहरा पीला कर गई। हान फेंग को बहुत ज्यादा डर लगा। इमोशन वैल्यू +30। तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। हान फेंग की फॉर्चून लेवल नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी इमोशन से मिलने वाली वैल्यू भी बाकियों से ज्यादा है। चिंता मत करो, मैं सिर्फ फायर के लिए आया था, तुम्हारी जान नहीं लूंगा। कुछ देर बाद तुमने आंखें खोली, तेज नजरों से हान फेंग की तरफ देखा। आवाज नीची, थोड़ी भारी और ठंडी। इसी वक्त हान फेंग को महसूस हुआ कि उसका है शिंगयान से कनेक्शन पूरी तरह मिटा दिया गया है। ये इंसान इतना डरावना है, इतनी आसानी से मेरा और है शिंगयान का बंधन तोड़ दिया। हान फेंग को डर और शुक्र दोनों महसूस हुए। इमोशन वैल्यू +50। जैसा तुमने अंदाजा लगाया था, ओरिजिनल में जिसका बहुत जिक्र होता है। तुम्हारे जाने के बाद हान फेंग काफी देर वहीं रुका रहा। जब तक कंफर्म ना हुआ कि तुम सच में जा चुके हो, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। है जिंगयान मिल जाने पर तुम्हारा अगला प्लान था ब्लैकविंड सिटी जाना। देखना, तुम्हें गांव में एम्पायर जाना ही था, ये सिटी रास्ते में ही पड़ती है। साथ ही ये पता करना था कि 8 फैन गेट के युआन यी ने मियाओ हुओ की बची हुई मैप हासिल की है या नहीं। तुम शाओयान के 3 साल की प्रॉमिस से पहले ब्लैक फीन हेल पहुंचे थे। सोच था कि ब्लैक विंड सिटी के ऑक्शन में तीसरा मैप फ्रैगमेंट मिलेगा। अगर युआन यी ने पहले ही उसे हासिल कर लिया हो तो जल्दी उससे ले सकते हो। ब्लैक विंड सिटी काफी दूर है। वहां पहुंचकर तुमने थोड़ा रेस्ट किया, 8 फैन गेट की लोकेशन पूछी, फिर अपनी चीज छिपाकर अंदर घुस गए। कोई रोकने वाला नहीं था, जैसे किसी को कोई फिक्र ही नहीं। तुमने आंखें बंद करके ची से चारों तरफ की मूवमेंट भापी। एक सांस में ब्लैक रोब ने चेहरा ढका था। युआनी चाय पीते हुए किताब पढ़ रहा था, नजरें शांत। अपने स्टेटस और पावर की वजह से खुद को किसी से डरने की जरूरत नहीं समझता था। इतनी सारी रूम्स को पार करके सीधे सीक्रेट रूम में पहुंच जाने वाला, फिर भी चेहरा ना दिखाने वाला स्ट्रांग इंसान उसने कई बार देखे हैं। ज्यादातर या तो ट्रेजर ढूंढने आते हैं या दुश्मनों से बचने। सबको उससे कोई ना कोई जरूरत होती है, पर पहचान छिपानी पड़ती है। हर बार ऐसे में वो अच्छा खासा फायदा उठाता है। बस समझ नहीं आ रहा था इस बार सामने वाले को क्या चाहिए। तुम्हारी गहरी नजरें उसके ऊपर टिकी रहीं। तुमने डायरेक्टली बात रखी, कोई मैप फ्रैगमेंट है जिसका पता चला हो? तुमने बिना किसी शर्त के सीधे कंडीशन रखी, एक 6th ग्रेड एलेक्सर दो, वो मैप ले लो। युआनी को खुशी हुई, इमोशन वैल्यू +। तुमने सिस्टम का मैसेज सुना, चेहरे पर कोई हलचल नहीं आई। ब्लैक रोब की स्लिट से साफ देखा कि युआनी का हाथ जो कब पकड़े हुए था, एक पल के लिए ठहरा, फिर वापस नॉर्मल होकर पूछा, आवाज शांत, दिल की खुशी अच्छे से छुपाकर। एक 6th ग्रेड एलिक्सर ब्लैक विंड सिटी में मिलती है तो ब्लड शेड तक हो सकता है, भले ये 7th ग्रेड नहीं, फिर भी रेयर और प्रेशियस ट्रेजर है। सिर्फ एक मैप फ्रैगमेंट के लिए इतनी बड़ी चीज देना, सामने वाले के पास और भी ट्रेजर्स हो सकते हैं, ऐसा सोचकर युआनी की नजर में प्लान बन गया। मैप शब्द सुनते ही युआनी तुरंत समझ गया कोई कौन सी बात कर रहा है। नॉर्मल मैप फ्रैगमेंट इतनी कीमत का नहीं, आखिर अधूरा होता है, ढूंढना बहुत मुश्किल, पर वो वाला अलग है। वो मियाओ हुओ तक पहुंचने वाला फ्रैगमेंट है। थोड़ा सोचकर उसने कहा, मेरे पास कोई मैप नहीं है। युआन यी को लालच महसूस हुआ। इमोशन वैल्यू +30। तुमने एक नज़र में समझ लिया कि फ्रैगमेंट उसी के पास है। लालच में प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और भी फायदा चाहता है। तुमने बिना ज्यादा देर किए अपनी पावर जरा सी खोली। युआन यी बुरी तरह चौंक गया, हाथ में पकड़ा कप चूर चूर हो गया, चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में डर भरा हुआ। फिर भी थोड़ी लालच बाकी थी जिसने उसे बेवकूफ बना दिया। युआन यी को डर हुआ। इमोशन वैल्यू +। तुमने सिर हिलाया, सोचा सामने वाला हिंट समझ नहीं पा रहा। पावर को और बढ़ाकर 80% कर दिया। पूरा सीक्रेट रूम जैसे टूटने वाला था। इस प्रेशर से बंधे युआनी की हालत और बदतर हो गई। युआनी को बहुत ज्यादा डर लगा। इमोशन वैल्यू +12। भारी प्रेशर के नीचे मौत का खतरा उसे पूरी तरह घेर गया। चेहरा कागज जैसा सफेद, शरीर हिलना भी छोड़ चुका था। रुको, रुको, मैं देता हूं, माफ करो। तुम्हारा तो मारने का इरादा था ही नहीं, बस ये प्रेशर मर्डरस और बड़े बड़े 8 फैन गेट के प्रमुख को भी झेलना मुश्किल हुआ। तुमने हल्की सी स्माइल दी, पावर वापस खींच ली। युआनी का पूरा शरीर एक पल में ढीला पड़ गया। फौरन उठकर मैप फ्रैगमेंट निकालकर अपनी हिलती नजरों से तुम्हें कांपते हाथों से दे दिया। तुमने वो लेकर बिना कुछ कहे बाहर की तरफ चल दिए। रास्ते भर उसके डर और नफरत भरी इमोशंस। अब जब एक फ्रैगमेंट मिल गया
तो सोचा क्यों ना उसी रास्ते बीस्ट माउंटेन रेंज जाकर उस गुफा वाला फ्रैगमेंट भी ले। इस वक्त तुम्हारी पावर इतनी है कि जब तक उन पावरफुल अपनी टेरिटरी वाले खतरनाक बीस्ट को ना छेड़ो, तुम रेंज में फ्रीली घूम सकते हो। तुम्हारे पास मौजूद रिसोर्सेज का अभी भी बड़ा हिस्सा बचा हुआ है, रेस्ट की जरूरत नहीं। तुम लगातार स्ट्रांग होते जाना चाहते हो। मियाओ हुओ को हासिल करना तुम्हारे लिए जरूरी है। सारे फ्रैगमेंट्स मिलने के बाद तुम्हें डेमन एम्परर की छोड़ी हुई लेगेसी मिल सकती है। जब मियाओ हुओ सामने आए तो सबसे बड़ी एडवांटेज तुम्हारे पास होगी, आखिर में उसे भी हासिल कर सकते हो। मियाओ हो फायर रैंकिंग्स में तीसरे नंबर पर आती है, पावर लगभग 7 स्टार डाउ शेंग के बराबर, सिर्फ वॉइड डिवावरिंग फ्लेम और टॉप रैंक वाली एम्परर फ्लेम से नीचे। एक बार मिल गई तो तुम्हारी पावर तेजी से। इसके अलावा तुमने रास्ते में हाई शिनयान भी अब्सॉर्ब कर ली, चिंगशान टाउन, इसे बीस टाउन भी कहते हैं। तुमने सामने खड़े इस चहल पहल भरे छोटे शहर को देखते हुए धीरे से खुद से कहा, किंगशान टाउन बीस्ट माउंटेन रेंज के करीब है, हिसाब से यहाँ खतरा ज्यादा होना चाहिए। बीस्ट्स किसी ह्यूमन टेरिटरी का ख्याल नहीं रखते। शहर काफी प्रॉस्परस है, रिसोर्सेज भी काफी हैं। अगर देखा जाए तो स्ट्रांग बीस्ट्स हमेशा हमला करते होंगे, पर शहर में 3 बड़े मर्सनरी ग्रुप सहित दर्जनों मर्सनरी टीम्स हैं। हर एक में 100 से ज्यादा लोग टास्क लेने के साथ साथ शहर की सुरक्षा भी करते हैं। कुछ मर्सनरीज गलत भी होते हैं, पर ज्यादातर इसे अपना घर मानते हैं, केयर से प्रोटेक्ट करते हैं। तुम फुर्सत में शहर में घूम रहे थे, आराम से स्ट्रोल कर रहे थे, सड़क पर चलते हुए देख रहे थे। सजावट सुंदर, अंदर हल्की हर्ब्स की खुशबू फैली हुई। दरवाजे पर कुछ टॉल स्ट्रॉन्ग हायर्ड गार्ड्स खड़े थे, शायद स्टोर ओनर ने छोटे मोटे चोर से बचाव के लिए रखे थे। किंगशान टाउन में ऑर्डर भले अच्छा हो, ऐसे लोग तो कहीं भी होते हैं। तुमने चारों तरफ देखा, हवा में फैली हर्ब्स की खुशबू महसूस की, चेहरे पर हल्की राहत आई। मिल गया। इसी वक्त एक पर्पल हेड गर्ल स्टोर के अंदर घुसी, उसके तेज कदमों की आवाज ने तुम्हारा ध्यान खींचा। तुम बेसाख्ता पीछे मुड़े। लड़की ने व्हाइट ड्रेस पहना था, बहुत सुंदर नहीं तो भी रेयर ब्यूटी थी। होठों पर हल्की स्माइल, ऑरा में नेचुरल स्वीटनेस और स्पिरिचुअलिटी थी, दिखने में और भी आकर्षक। स्लिम वेस्ट, टाई की हुई। तुमने अब तक जिन लड़कियों को देखा है उनमें सबसे डेलिकेट और सॉफ्ट। तुमने अब वो ब्लैक फील्ड हेल वाला ब्लैक रोब नहीं पहना, अब एक नोबल फैमिली के लड़के जैसा आउटफिट था। हैंडसम, टॉल, चेहरे की परफेक्शन भी उसी तरह की थी। फिर भी तुम्हारा वो यूनिक ऑरा सबसे अलग नजर आता था। पूरे शॉप में सबसे ज्यादा आई कैचिंग तुम ही थे। कपड़े एक्सट्रीमली लग्जूरियस नहीं, बाहर की ऑरा भी बहुत तेज नहीं, पर नेचुरल तौर पर एक अलग चार्म था जो लोगों को देखने पर मजबूर कर देता। टॉल फिगर, चलने का स्टाइल, साफ दिखता, एक वेल ब्रेड नोबल फैमिली का बेटा। पर्पल हेयर में छुपी हुई स्माइल, हाथ आस्तीन में। तुम भले ब्यूटी से प्रभावित नहीं होते, फिर भी आवाज बेसाख्ता थोड़ी सॉफ्ट हो गई। उसके स्पिरिचुअल और ग्रेसफुल अंदाज को देखकर तुम्हें अंदाजा हो गया कि यही लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल है। तुरंत अपनी बात रखी। शुए याओ शी जिंग, साथ ही बिंग शिन यान साओ जैसी हर्ब्स। लिटिल मेडिसिन इमोर्टल मेडिसिन थियरी में एक्सपर्ट है, हमेशा बीमारों का इलाज करती है, पर इस छोटे चिंगशान टाउन में रहकर उसका नॉलेज कुछ लिमिटेड है। तुमने जो नाम बताया वो कॉमन हर्ब्स नहीं थी। उसे पल भर के लिए समझ नहीं आया कि शुए लियान जिंग क्या है। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल कंफ्यूज हुई। इमोशन वैल्यू प्लस 90। उसकी आंखों के कोने में हल्की शर्म उभर आई, अपनी कम जानकारी की वजह से कान लाल हो गए। तुमने सिस्टम का मैसेज सुनकर सब समझ लिया खुद ही। हुआंग लियान जिंग के बारे में उसने सुना था, पर शुए लियान जिंग उससे भी स्ट्रांग है। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल ने रुककर सिर हिलाया, ध्यान से सुनती रही। मैं जैसे ही स्टोर में घुसा, मुझे शुए लियान जिंग की स्मेल आ गई, बहुत तेज। वो अब भी थोड़ी कंफ्यूज थी। तुमने उसे ऑकवर्ड नहीं होने दिया, तुरंत स्मेल वाली दिशा में चले गए। कुछ कदम आगे बढ़कर चारों तरफ देखा, तुरंत एक कोने में छिपे हुए हर्ब को ढूंढ लिया। तुमने शुए लियान जिंग उठाकर उसे दिखाया, यही है। शुए लियान जिंग दिखने में हुआंग लियान जिंग जैसी ही थी, बस हल्के लाल रंग की, छोटी सी, पर खुशबू बहुत तेज। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल ने पास आकर हल्की सी स्मेल ली, दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो गया, आंखों में चमक आई। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल को हर बार यही होता है कि कुछ लोग बार बार आकर उसे परेशान करते, मुंह खोलते ही हैवी प्राइस देकर हर्ब्स मांगते। उसका नेचर सॉफ्ट था, कभी सीधे मना नहीं कर पाती थी, बस दिल में उन एमलेस डिसाइपल्स के लिए नफरत थी। सामने वाला ये यंग मैन कपड़ों में शोई नहीं था, फिर भी उसकी एबिलिटी उन सबसे कहीं बेहतर थी। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल के दिमाग में हल्की चमक थी, पूरी तरह से इंप्रेस थी। क्या आप एल्केमिस्ट हैं? लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल ने बेसाख्ता पूछ लिया। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और हर्ब्स की जानकारी सिर्फ एल्केमिस्ट के पास ही होती है, ये बात छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। तुमने सिर हिलाया। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल खुशी से मुस्कुरा उठी। आप सच में एल्केमिस्ट हैं? लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल को रिस्पेक्ट महसूस हुआ। इमोशन वैल्यू प्लस 100। वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गई, चेहरे पर हल्की गुलाबी झलक आई। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल को एक्साइटमेंट हुई। इमोशन वैल्यू प्लस 80। पूरे चिंगशान टाउन को पता है, लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल का सबसे बड़ा सपना अल्केमिस्ट बनने का है। उसका नेचर सॉफ्ट और काइंड है, मेडिसिन थ्योरी में एक्सपर्ट भी है। टाउन में लोग घायल होने पर उसी के पास जाते हैं, इसी वजह से लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल नाम फैला। जब भी टाउन में कोई अच्छा अल्केमिस्ट आता, वो उससे सीखने जाती, पर उसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एल्केमी के लिए सूटेबल नहीं थी। आखिर उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और वो एक डॉक्टर बन गई। एक डॉक्टर सिर्फ पाउडर फॉर्म मेडिसिन बना सकता है,
पावरफुल एलिक्सर कभी नहीं। तुमने पहले स्ट्रीट पर घूमते वक्त कोई वक्त बर्बाद नहीं किया था। जो जानना चाहते थे वो सब पता चल चुका था। तुमने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, चलो कुछ लोगों को टिप ला देते हैं। सन के गार्ड्स टाउन की सुरक्षा में सच में मेहनत करते हैं। कुछ गार्ड्स तो थोड़े इंप्रेस्ड भी हुए। उन्होंने बिना पैसे लिए ही बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी। यून लिन को खुशी हुई। इमोशन वैल्यू प्लस 0.1। यूएचएन को शुक्रगुजारी हुई। इमोशन वैल्यू प्लस 0.1। भले ये छोटी छोटी मस्किटो साइज्ड वैल्यूज थीं, तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं थी, पर इसमें मिली इन्फॉर्मेशन बहुत कीमती थी। ये शुए लियन जिंग और भी तुम्हारे गेस्ट को कंफर्म कर गई। शुए लियन जिंग अभी तक शाओयान नहीं ले गए हैं, अभी भी वान याओझाई में रखी है। इसका मतलब शाओयान अभी तक बीस्ट माउंटेन रेंज तक नहीं पहुंचे। तुम सोच रहे थे शाओयान कहाँ हो सकते हैं। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल फिर से बोली, आवाज सॉफ्ट और साफ। अगर आपको बुरा ना लगे, 3 दिन बाद हमारे साथ बीस्ट माउंटेन रेंज चलेंगे। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, पर इतने रिलायबल लगने वाले अल्केमिस्ट को इनवाइट करने की बहुत इच्छा थी। दिमाग लगाकर आगे कहा, हमारे पास हर्ब्स भरपूर मात्रा में है। अगर आपको जो हर्ब्स चाहिए वान याओझाई में नहीं मिली, बीस्ट माउंटेन रेंज में जरूर मिल जाएंगी। तुमने कुछ पल सोचा। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल की उम्मीद भरी नजरों में धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तुमने मान लिया। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल की आंखों में खुशी छलक उठी। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल को खुशी हुई। इमोशन वैल्यू प्लस 100। बीस्ट माउंटेन रेंज में कई खतरनाक बीस्ट्स भी हैं। पहले जब लोग बाहरी इलाके में हर्ब्स कलेक्ट करते थे तब तक ठीक था। एक बार गलती से अंदर घुस गए तब ऑलमोस्ट एक दंगल में मर सकते थे। तुम्हारी ची फ्लक्चुएशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही थी। फिर भी लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल को दिल से लगा तुम्हारी पावर उन मर्सनरीज से कहीं ज्यादा है। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल के इनवाइट पर तुम वान याओ जहाई के विला में रुक गए। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल तुम्हें याओ बॉस के पास ले गई। डायरेक्टली उन्हें तुम्हारा अल्केमिस्ट वाला परिचय दे दिया। याओ बॉस ने इस अजनबी यंग मैन से मिलते ही बहुत पोलाइटनेस दिखाई। आखिर तुम इतने यंग दिख रहे थे, और अल्केमिस्ट बनने के लिए नॉर्मल से कहीं ज्यादा टैलेंट और ट्रेनिंग रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। इतनी यंग उम्र और इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी दिखने वाला अल्केमिस्ट जरूर किसी बड़े बैकग्राउंड से होगा। याओ बॉस को तुम्हारी कल्टीवेशन पहली नजर में समझ नहीं आई, पर वो फील कर पाया। याओ बॉस की तेज नजरों को देखते हुए तुमने भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई। मेरे पास टाइम कम है, 3 दिन का इंतजार नहीं कर सकता। सोच रहा हूँ कल ही निकल जाऊं। तुमने मुस्कुराते हुए बिना किसी हेजिटेशन के अपनी थोड़ी सी पावर का इशारा दे दिया। अगले ही पल याओ बॉस की नजरें बदल गईं, जैसे कोई भयानक बीस देख लिया हो। बहुत डर गया। याओ बॉस को डर लगा। इमोशन वैल्यू प्लस। उसे लगा सामने खड़े यंग मैन का ऑरा पहले सामने आए किसी भी बीस्ट से कई गुना डरावना है। इतना बड़ा प्रेशर महसूस होते ही उसे बेसाख्ता आदर आ गया। जो थोड़ी सी दिल में उछल कूद वाली सोच थी वो एकदम गायब हो गई। याओ बॉस रिस्पेक्टफुली इशारा दे दिया। अगले दिन ही डॉक्टर टीम्स को हर्ब कलेक्शन के लिए माउंटेन भेजने का इंतजाम कर दिया। इतना डरावना इंसान, उसे नाराज करना बहुत महंगा पड़ सकता था। सारी बातें सेटल होने के बाद तुम शांति से लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल के साथ अपने रहने वाले छोटे कोर्टयार्ड में चले गए। अपनी पावर की कोई भी झलक बाहर नहीं आने दी। उस रात डिनर लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल खुद ले आई थी। उसका मकसद सिंपल था, एक इतने स्ट्रॉन्ग एल्केमिस्ट से मिलने का रेयर चांस था। मेडिसिन थियरी के बारे में और सीखना चाहती थी। इतना अच्छा एल्केमिस्ट, उसकी मेडिसिन थियरी भी जरूर बहुत गहरी होगी। वो खाना लेकर अंदर आई। हल्की मूनलाइट फॉल हो रही थी। पर्पल हेयर वाली ब्यूटी में और भी नजाकत जुड़ गई। उसकी उन पर्पल आंखों ने तुम्हें देखा। इतनी सीखने की इच्छा वाली सुंदर लड़की के सामने तुम भी थोड़ी सी शेयरिंग करने में हेजिटेंट नहीं थे। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल खास तौर पर कुछ मेडिसिन बुक्स भी लाई थी, जिन पर उसकी खूबसूरत हैंडराइटिंग में नोट्स थी। उसने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़ी दूर बैठकर चुपचाप वेट करती रही। तुम्हारे पढ़ने का अंदाजा लेकिन था। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल देखते देखते खोई सी गई। जब होश आया, चेहरा पूरी तरह लाल हो गया, नजरें उड़ने लगी। लिटिल मेडिसिन ने मॉडल को शर्म आई। इमोशन वैल्यू प्लस 100। तुम्हें अचानक सिस्टम का मैसेज मिला। थोड़ी हैरानी से लिटिल मेडिसिन इमॉडल की तरफ देखा। ठीक उसी वक्त उसकी ब्यूटीफुल चमकती हुई शर्मीली नजर से नजरें मिल गईं। लिटिल मेडिसिन इमॉडल तुम्हारी नजरों से मिलते ही घबराकर नजरें फेर ली। तुमने बेसाख्ता सिर खुजाया। समझ नहीं आया वो क्या सोच रही है। तुमने जल्दी ही डिनर खत्म कर लिया। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल उठकर बर्तन साफ करने आई। उसने हल्के हाथों से नजरें नीची की। चेहरे पर मूनलाइट की हल्की चमक थी। सामने ये दृश्य इतना सुंदर था कि तुम्हारा दिल डिस्टर्ब करने का मन नहीं हुआ। सफाई करने के बाद लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल थोड़ी हेजिटेट करके मेडिसिन बुक उठाकर तुम्हारे पास आई। पहले जब भी कोई अच्छा अल्केमिस्ट मिलता, वो डायरेक्टली आगे जाकर सीखने पूछती थी, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे सामने उसके दिल में एक अजीब सी शर्म आ गई। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल को शर्म हुई। इमोशन वैल्यू प्लस। तुमने देखा वो देर तक कदम नहीं बढ़ा पा रही, तो खुद उठकर मेडिसिन बुक ले लिया। इससे वो हल्की सी चौंक गई। तुमने बुक खोली। अंदर से एक नोट। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल ने सिर झुकाए हुए धीरे से जवाब दिया, ये हर्ब वो मोजी के साथ नहीं लेनी चाहिए। पेशेंट का साइड इफेक्ट और बढ़ जाता है। गंभीर मामलों में रिजेक्शन भी हो सकता है। तुम पहले हेजिटेशन के साथ कुछ बातें कहते रहे। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल की नजरें धीरे धीरे और फोकस्ड होती गईं, बार बार सिर हिला रही थी। थोड़ी ही देर में उसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल को रिस्पेक्ट महसूस हुआ। इमोशन वैल्यू प्लस 90। उसने सिर उठाकर चुपचाप तुम्हारे प्रोफाइल की तरफ देखा। तुम पूरी कंसंट्रेशन से एक्सप्लेन कर रहे थे, नजरें फोकस्ड। लिटिल मेडिसिन इमॉर्टल को रिस्पेक्ट महसूस हुआ। इमोशन वैल्यू प्लस 100 सिस्टम का मैसेज सुनकर तुम्हारे होंठों पर हल्की सी स्माइल आई। तुम एक्सप्लेन करते रहे।
मूनलाइट में दो फिगर साथ बैठी थीं। बहुत पीसफुल दृश्य। अगले दिन सुबह वैन याओ हाई ने किंगशान टाउन में मर्सनरीज रिक्रूट करना शुरू कर दिया, माउंटेन ट्रिप के लिए। इस मामले में वैन याओ हाई कभी कंजूसी नहीं करता। अच्छे खासे बेनिफिट्स भी ऑफर किए, मर्सनरीज को फ्री ट्रीटमेंट भी मिलती, इसलिए कई मर्सनरीज रजिस्ट्रेशन के लिए आए। याओ बॉस ने थोड़ा रुककर आगे बढ़कर तुम्हारी तरफ देखा। आप ही चूज कर लीजिए मर्सनरीज। तुमने मुस्कुरा के उसे देखा, सिर हिलाकर मना कर दिया। याओ बॉस को मजबूरी में नॉर्मल तरीके से लोग चुनने पड़े। चुनते वक्त बार बार सावधानी से तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखता रहा। कल का वो डरावना प्रेशर अब भी उसके दिमाग में गहरा बैठा था। आपको ये मर्सनरीज पसंद है ना? याओ बॉस को घबराहट हुई। इमोशन वैल्यू प्लस। तुमने ठंडी सी हुंकार भरी, बात सेटल हो गई। दिन में वान याओ झाई का काम काफी था, इसलिए याओ बॉस फेयरवेल देने नहीं आया। लिटिल मेडिसिन इमोर्टल तुम्हारे पीछे पीछे चली। पीछे बड़ा सा ग्रुप था। तुमने आंखें सिकोड़ी, पीछे मुड़कर देखा तो एक वुल्फ हेड मर्सनरी टीम का नेता, यंग टीम नेता मूली, अपना सिर झुकाए, एक्सप्रेशन अस्पष्ट लिए चल रहा था। यह आदमी शायद कुछ और सोच रहा था। लिटिल मेडिसिन इमोर्टल ने सबका इंट्रोडक्शन दिया। जैसे ही उसने तुम्हारी अल्केमिस्ट वाली पहचान बताई, सारे मर्सनरीज की नज़रों में रिस्पेक्ट और एडमिरेशन आ गई। मूचवान को रिस्पेक्ट महसूस हुआ, इमोशन वैल्यू प्लस 0.1। चिंगझेंग को एडमिरेशन हुई, इमोशन वैल्यू प्लस 0.1। ये सारे मेहनतकश मर्सनरीज ज्यादातर लेजेंडरी अल्केमिस्ट बनने का सपना देखते रहे, कोई ना कोई जमाने को हिला देने वाला। पर ज्यादातर के पास ना टैलेंट था ना फैमिली की एबिलिटी, इसलिए मर्सनरी का रास्ता चुनना पड़ा। अभी उनके सामने खड़ा था एक ऐसा